हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम आज ग्रेविटेशन चैप्टर 1 शॉर्ट में ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहला टॉपिक हमारे यहाँ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके बारे में हम सब लोग बचपन से सुनते आए हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल विद अ सर्टन फोर्स। उसके बारे में कुछ मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या है ग्रेविटी, क्या है उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी दो पार्टिकल्स है, मान लो यहाँ पे m1 नाम का एक पार्टिकल है, m2, ये दो पार्टिकल्स है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। ये बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। सर इन दोनों के बीच में होगा क्या? नहीं, इस दुनिया के कोई भी दो पार्टिकल्स, कोई भी दो, आप देखने वाले और मैं, हम दो मासेस हैं, तो हमारे बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देयर इज फोर्स बिटवीन एवरी टू मासेस। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इसका नेचर कैसे होता है, डायरेक्शन क्या होती है। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लॉट ऑफ डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसका स्टेटमेंट सुने। स्टेटमेंट जो है बोर्ड्स के एग्जाम में आपको आ सकता है। एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बिटवीन देम। तो ये फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बिटवीन देम। तो दोनों के मास m1 और m2, इसका प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करता है ये। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा आप जानते होंगे, तो उसी तरह का ये फोर्स है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर से, इनवर्स स्क्वायर लॉ जिसको बोलते हैं। तो आइए थोड़ा मैथमेटिक्स में जाते हैं इसके। हाँ, तो ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे दो मासेस है m1 और m2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r, ये आपको समझना है। दो मास है m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस r है, और ये दोनों मासेस एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो आप समझें कि ये जो m1 मास है वो m2 को अपनी तरफ खींच रहा है, और जो m2 मास है वो m1 को अपनी तरफ खींच रहा है ना। यहाँ पे फोर्स को मैंने लेबल भी किया है F12 और F21। तो आप समझो F12 जो है इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग। F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 को क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरह से ये दो फोर्स यहाँ पे दिखाए मैंने। तो कोई भी दोनों फोर्स जो है m1 और m2 के बीच के हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। डायरेक्शन तो अपोजिट दिख रही है आपको, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो सेम होगा। उसको कैसे निकालना है आइए देखते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। सर व्हाट इज g? g क्या है बेटा? कांस्टेंट है ना। उसकी वैल्यू हम याद करेंगे। g की वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11 विद रिस्पेक्टिव यूनिट्स। g का नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है कि नहीं। और m1 m2 यहाँ पे g के साथ क्या आने वाला है, m1 और m2 आने वाला है। तो मासेस का जो प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या बोलते हैं, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लगने वाला है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। तो r स्क्वायर अगर नीचे डिवाइड में है तो हमें समझना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो जितना बड़ा होगा, मतलब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो है बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर वो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो निग्लिजिबल होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले ही बहुत छोटा सा होता है, तो उसके लिए अगर आपने बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट्स रख दिए तो इट विल बी निग्लिजिबल। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स तभी सिग्निफिकेंट माना जाएगा जब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, पास पास में होंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। और उसके बाद m1 m2 का यहाँ पे ये आ रहा है, कुछ मतलब ऑकरेंस आ रहा है। m1 m2 जितने बड़े बड़े मासेस होंगे उतना ही बड़ा आपको फोर्स मिलने वाला है। जैसे दो चींटियां हैं, दो चींटियों के बीच में क्या ही फोर्स हो गया यार, m1 m2 तो उसका कुछ होगा ही नहीं। लेकिन दो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के मास तो बड़े भयंकर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उनके बीच का फोर्स सर्टेनली क्या होगा आपका, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट होगा। तो दैट इज हाउ आपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद कुछ पॉइंट देखो, ये जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स होता है कूलम्बियन फोर्स, वो फोर्स मीडियम में डालने के बाद k टाइम्स कम हो जाता है, ये हमने देखा था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मासेस है, दो मासेस के बीच का फोर्स पानी में निकालो, वैक्यूम में निकालो, ऑयल में निकालो, किसी और प्लेनेट पे जाके निकालो, एटमॉस्फेयर में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द दीज वैल्यूज। जैसे g हो गया, m1 m2 हो गया, r स्क्वायर हो गया। g का नाम क्या बोला मैंने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल शब्द आपको बता रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्लैनेट मीडियम। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो ये फोर्स कहीं भी लगता है कि सर हमें अच्छा लगा, आज ऐसे खींच दिया फिर ऐसे खींच दिया, ऐसे नहीं होता। फोर्स का जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। देम मतलब कौन कौन, दो लोग हैं यहाँ पे, जो दो मास m1 m2 जिनके बीच का हम फोर्स निकाल रहे हैं, उनका जो है, उनके बीच में जो लाइन है, डिस्टेंस वाली लाइन r वाली, उसी लाइन के अलोंग जो है ये फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, अट्रैक्टिव नेचर है।
है कि नहीं। M1 को M2 अट्रैक्ट कर रहा है, M2 को M1 अट्रैक्ट यहाँ पे कर रहा है। तीसरा क्या बोला है, अट्रैक्टिव फोर्स होने, जैसा मैंने अभी बताया मासेस कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है नहीं कि पॉजिटिव मास है नेगेटिव मास है, ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है इधर, सिंपल है। M1 और M2 जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है PYQ वाला। उसमें क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि देयर आर 4 पार्टिकल्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दे आर रिवॉल्विंग, वो क्या कर रहे हैं, इसे गोल गोल रिवॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे इसमें दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिवॉल्यूशन करने के वक्त उनकी कुछ स्पीड रही होगी, तो वही स्पीड हमें निकालनी है ना। ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद स्पीड ऑफ v, और यही v स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी है। कैसे निकालेंगे इस v स्पीड को, तो सिंपल सी बात है यार, टेंशन नहीं लेने का। देखो 4 पार्टिकल है, चारों का कोई मतलब नहीं, हमें किसी एक पार्टिकल को पकड़ते हैं, इसको पकड़ ले भाई को, इसको पकड़ लिया। अब ये घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, सर्कुलर मोशन का आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि वेन एवर एनी पार्टिकल और बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो उसके लिए एक मैंडेटरी फोर्स होता है, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं। तो ये चारों अगर गोल गोल घूम रहे हैं, चारों मतलब कोई भी एक को पकड़ो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है, द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम is providing the centripetal force. तो let's try to find out this centripetal force. इस फोर्स को निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसकी FBD बना दिया हूँ इस पार्टिकल की। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 फोर्स दिखाए हैं, F1, F2 और F3, है कि नहीं। तो ये जो मास है हमारा जिसको हमने कंसिडर किया है, इसको छोड़ के और कितने मास है बेटा, 3 मास है। तो तीनों मासेस इस मास को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई हियर। तो क्या करते हैं, F1 देखो, F2 देखो, F3 देखो, 3 प्रकार के यहाँ पर फोर्सेस है। F1 फोर्स जो है ये वाला जो मास है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। F2 फोर्स जो दिखाया है वो नीचे वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और F3 मतलब ये वाला जो है, ये वाला मास इसको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। तो दैट इज वाई F1, F2, F3 यहाँ से बनते हैं। अब F1 और F2 की वैल्यू सेम होगी बेटा, जरा ध्यान से देखो कैसे, बिकॉज सारे मासेस जो है m है, तो मास की तो वैल्यू सेम है सबकी, और डिस्टेंस जो है F1 के लिए और तुम्हारा F2 के लिए सेम है। ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, सर्कल की रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कि r है करके, इसे क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो रेडियस r गिवन है, तो क्या बोलते हैं स्क्वायर की जो लेंथ होगी उसको मैं l बोल देता हूँ, उसको हम ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से निकालेंगे अभी। तो स्क्वायर की लेंथ अगर l है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, l हो गया। ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया, ये भी l हो गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, दोनों मासेस का mm वैल्यू सेम है, तो इनके बीच का फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा ऑब्वियसली। दैट इज वाई F1 और F2 की वैल्यू सेम आएगी। कितनी आएगी वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखो F3 है, F3 किसका फोर्स है बेटा, F3 जो है इस वाले मास ने अपने मास को क्या किया, अट्रैक्ट किया है ना। अब कौन मुझे बताएगा कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, क्या डायगोनल नहीं लग रहा आपको स्क्वायर का, इट्स अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, है कि नहीं। दैट इज वाई अगर ये डायगोनल है तो स्क्वायर की लेंथ अगर l होगी तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2l यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हमने ज्योमेट्री देख ली, क्वेश्चन में इतना सब गिवन है, ऐसे समझो आप। अभी इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम लोग आते हैं थोड़ा सा, तो आइए सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। F1 F2 की वैल्यू जैसे मैंने बताया सेम है, तो इनके बीच का जो फोर्स है, एक का फोर्स निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। क्या फॉर्मूला है फोर्स निकालने का, G m1m2/r²। तो G को G लिख दिया बेटा, m1 m2 मतलब दोनों मास mm है, तो यहाँ पे m² बन गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप समझो कि ये जो डिस्टेंस है, स्क्वायर की जो लेंथ है, उसको कैसे निकालोगे, तो उसको ज्योमेट्री से निकालो, टाइम पास यार कुछ नहीं है। एक काम करो, ये आपको दिख रहा है डायगोनल, ये जो डायगोनल है किसका, स्क्वायर का, यही डायगोनल इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो जो है इस सर्कल का डायमीटर है। तो सर्कल का डायमीटर को मैंने 2r लिख दिया, एंड द सेम थिंग कैन बी रिटन एज √2l बिकॉज इट इज आल्सो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दिया, 2r इज योर डायमीटर एंड √2l इज योर डायगोनल, एक स्क्वायर का है और एक सर्कल का है। इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो l इज इक्वल टू √2r, आप समझो l इज इक्वल टू √2r। तो हमें रिलेशन मिल गया लेंथ ऑफ द स्क्वायर और रेडियस ऑफ द सर्कल के बीच में। लेट्स यूज इट। तो अभी क्या करते हैं, हम F1 निकाल रहे हैं। F1 के लिए हमने क्या यूज किया, Gm²/l²। l² क्यों सर, क्योंकि F1 मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का मास कितना है, m² हो गया, डिस्टेंस इनके बीच का जो है l है, तो यहाँ पे हमने l² लिख दिया। l की वैल्यू वहां से उठा लो √2r, तो l का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2r। तो Gm²/2r², यही F1 की वैल्यू है और यही F2 की भी वैल्यू है। देन हम देखते हैं F3 फोर्स किसके बीच में बेटा, ये वाला मास और ये वाला मास के बीच में F3 फोर्स है आपका। तो F3 फोर्स को क्या लिखेंगे, Gm²/2r²। आप समझ गए होंगे, मास फिर से जो है इन दोनों का सेम है और डिस्टेंस इनके बीच का साफ साफ दिख रहा है 2r है, इट्स अ डायमीटर, दैट इज वाई यहाँ पे 4r² आ जाएगा।
फिर जो है नेट फोर्स हमें देखना है। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे सर? तो आप समझो F1 और F2 जो है दोनों परपेंडिकुलर फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल लग रहा है एक वर्टिकल लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा F1 और F2 का वो बराबर बीच में आएगा, ऐसे डायगोनली इनसाइड आएगा। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर लगेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो बराबर बीच में आ जाएगा, ऐसे है कि नहीं? तो इसी डायरेक्शन में मतलब F3 की दिशा में ही F1 और F2 का रिजल्टेंट आपका आने वाला है। और सिंस F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हैं √2f, है कि नहीं? जैसे अगर दो वेक्टर्स हैं x और नीचे भी एक वेक्टर है x, दोनों परपेंडिकुलर है, इक्वल इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? √2x आ जाएगा ना बीच में। दैट इज हाउ यहाँ पे ये f ये भी f, तो इधर क्या आ जाएगा? √2f इन दोनों का रिजल्टेंट। और F3 तो ऑलरेडी है ही, F3 के साथ इन दोनों का रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ यहाँ पे हमने लिखा है F3 प्लस √2f1। f1 बोला F2 बोलो, तो F3 की वैल्यू भरो, F1 की यहाँ से वैल्यू भरो, अपन इसको सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा कि ये जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू ये आ रही है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। और ये जो नेट फोर्स है यही क्या बन रहा है? यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। एंड दैट नेट फोर्स इज द, क्या बोलते हैं, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके आगे का आंसर मिलने वाला है। mv²/r दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वेटिंग विद द, क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। तो वो नेट फोर्स वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। उसके बाद m यहाँ से अपन कुछ काटा काटी करते हैं। देखो ये m और r मर गए, m मर गया, r मर गया, जो भी बचा उसका स्क्वायर रूट ले लो, v की वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। क्या किया इसमें हमने इसमें क्या किया? नेट फोर्स निकाला ग्रेविटेशन की मदद से, और एक कॉन्सेप्ट यूज किया सर्कुलर मोशन का कि जो नेट फोर्स है वो किसका काम करने वाला है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने वाला है। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन था, जेईई मेंस का क्वेश्चन है आपका ये 2014 का। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, आ जाइए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, थोड़ा बहुत अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है कुछ वैसा ही है ग्रेविटेशनल फील्ड है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जैसे कोई एक पार्टिकल है, मान लो कि यहाँ पर जो है कोई ये पार्टिकल है, पता नहीं क्या है ये, तो ये पार्टिकल है मान लो, ये अपने आजू बाजू के एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये फैन को अट्रैक्ट कर रहा है, इस ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है, बॉटल को अट्रैक्ट कर रहा है, हर चीज को ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो सब पे फोर्स लगा रहा होगा। ये तो पहला लॉ हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? इसको अट्रैक्ट करना है। अब ध्यान से सुने कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इस पूरे क्षेत्र में इसके आजू बाजू जो एरिया है उसमें फैली हुई है, जिसके कारण ये अट्रैक्ट कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को बोला गया ग्रेविटेशनल फील्ड, है कि नहीं? उसको टेक्निकली डिफाइन करते हैं, अगर आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन होता है। द एरिया अराउंड दिस ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, दैट कंप्लीट एरिया इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सिंपल भाषा में बताता हूँ इसके आजू बाजू जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या छोड़ रहा है? इसे समझो ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ रहा है, इसकी दादागिरी चलती है आजू बाजू के एरिया में। इसके आजू बाजू के एरिया में कोई भी मास आ गया उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो आप इमेजिन करो थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में, है ना। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आजू बाजू कोई भी अगर आ गया तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वापस नहीं जा सकता। ब्लैक होल उसको खींच के अपने में क्या कर लेगा? मतलब अपने अंदर खा लेगा बेसिकली, है कि नहीं? ये क्यों नहीं कर रहा सर? ये भी ब्लैक दिख रहा है दिखने में, ब्लैक दिखने से क्या होता है? शर्ट भी ब्लैक पहनी है मैंने, इससे कुछ नहीं होता। अब देखो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत वीक है, इतनी वीक है कि ये साइड वाले पेन को फैन को भी नहीं हिला पा रहा। ये क्या खाएगा किसी को? खुद ही खा जाएंगे। मैं आया छोड़ो। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्सेप्ट में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो है मतलब मैंने आपको बता दिया, आजू बाजू के एरिया में जो है कुछ ऐसी शक्ति है मान लो जो अलग अलग चीजों पे फोर्स लगा रही है एक पॉइंट मास की वजह से, उस शक्ति को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। मैथमेटिकली इसको कैसे निकालना है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड पहले तो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। अब देखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास केप्ट एट सम पॉइंट इज कॉल्ड एज जीएफ एट दैट पॉइंट। जीएफ मतलब आप जो समझ रहे हो वो नहीं, तो जीएफ का मतलब है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, है कि नहीं? तो जीएफ जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे। तो क्या बोला गया है? एक पॉइंट मास है मान लो, है कि नहीं? वहां से कुछ दूरी पे एक यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको बोला गया है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखो ना, फोर्स पर यूनिट मास, आपको नहीं लग रहा फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन आ जाएगा? है वही तो है। तो आपको समझना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है वो, है ना। कोई पॉइंट है, जैसे फिर से इस पॉइंट को बुला लेते हैं, ये पॉइंट की वजह से एक पर्टिकुलर दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हो आप लोग? क्या बोल सकते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकते हो, है कि नहीं? तो हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो अभी के लिए इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग देख लेते हैं।
सपोज कि कोई पॉइंट मास m है, अभी काम की चीज सुनो, इतनी देर से बकवास चल रही थी, जो एग्जाम में आएगा वो सुनो। अभी मास m जो है वहां से r दूरी पे एक p पॉइंट है, तो मास m क्या कर रहा है, पूरे क्षेत्र में ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है। हमें पूरे क्षेत्र के कोई मतलब नहीं है, हमें p पॉइंट पे ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो p पॉइंट कितना दूर है सर, तो p पॉइंट बेटा r दूरी पे है। कहां से r दूरी पे, हमारे मास m से r दूरी पे, ठीक है। तो p पॉइंट अगर r दूरी पे है तो p पॉइंट पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है होने वाली है, लेट्स चेक दैट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये g कौन सा है सर, अरे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास m कौन सा है सर, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकाल रहे हैं, सोर्स पार्टिकल, यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड निकल रही है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये आपको क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। कहां पर निकाली ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मास m से r दूरी पे एक p पॉइंट है वहां पर निकाली। और क्योंकि ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो ये मास m जो है उस पॉइंट पे रखे हुए, यहाँ पे कुछ रखा नहीं है अभी, बट अगर 1 किलोग्राम वाला पार्टिकल यहाँ पे रखा होता तो उसको ये मास m क्या करता, अपनी तरफ पुल करता। तो डायरेक्शन क्या होती, ये वाली। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इसकी डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड की, है कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बता दूं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1 किलोग्राम कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसका जो कीमत होती है, 1 किलोग्राम की जो कीमत होती है उसको हम बोलते हैं भाव, रेट, दर। जैसे मैं अगर बोलूं कि चावल का रेट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टॉक, चावल का रेट मतलब 1 किलोग्राम चावल का क्या कीमत है उसको रेट बोलेंगे। उसी तरह से 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखा होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लो एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहां पे तुमने 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रख दिया और उस 1 किलोग्राम पे ऑब्जेक्ट पे तुमने नोट किया कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हो गया 50 उसका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जीएफ है कि नहीं। जैसे 1 किलोग्राम कोई चीज खरीदी, उसके लिए जो पैसे देने पड़े उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं ना। तो उसी तरह से 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पे रख दो, उस पर जितना फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। ये आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी तो फॉर्मूला यार, फॉर्मूला देख लो, याद कर लो इसको। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा सा बेटा फास्ट चलते हैं अभी अपन, थोड़ा स्पीड स्लो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे जो है, स्क्वायर पे क्या होता है, स्क्वायर के सारे जो साइड होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। तो चारों कॉर्नर्स पे मैंने एक एक पॉइंट मास रखा है ना, एम 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 एम। अब मुझे आप बताओ सेंटर पे जो है कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कौन बनाएगा, तो 4 मास है बेटा, चारों मिलके बनाएंगे, है कि नहीं। तो ये वाला बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ये वाला बनाएगा। चारों मास से सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। अब देख लो ये मास से जो ये डिस्टेंस है कितना, जो भी है डिस्टेंस, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो चारों का डिस्टेंस सेम है, चारों की वैल्यू भी सेम है, एम 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 एम। तो आपको नहीं लगता ग्रेविटेशनल फील्ड चारों की सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो देखो बेटा सब लोग जो है अपनी अपनी तरफ उसको बुलाएंगे, तो ये इधर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगा ये वाला मास, नीचे की तरफ लगाएगा ये वाला, इधर लगाएगा ये वाला, इधर लगाएगा ये वाला। और सबकी वैल्यू अगर सेम है और 4 वेक्टर है ना, सिमेट्रिकली, तो अपने आंसर 0 आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसलिए जो है सेंटर पे ग्रेविटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। जितना ग्रेविटी सेंटर पे ये बना रहा है उतना ही ये बना रहा होगा, कैंसल। जितना ये बना रहा है उतना ऊपर वाला बना रहा है, उसको भी कैंसल। तो बचा कितना, 0 बच गया, बिल्कुल सही। तो एक सिंपल स्टेटमेंट याद करो, जब भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे यहाँ पे जो स्क्वायर है, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है और सब जगह पे सेम मास रखे हैं, है ना, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो सेंटर पे ऑब्वियसली क्या आने वाला है, ग्रेविटेशनल फील्ड आपका 0 आने वाला है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जरा अच्छा है। यहाँ पे क्या किया है, m 2m 3m 4m, तो ये भी स्क्वायर है जिसका जो है डायगोनल का जो हाफ डायगोनल लेंथ है वो l है, बट यहाँ पे मासेस सेम नहीं है। तो क्या करे सर, सेंटर पे अपने को बोल रहा है जीएफ निकालो, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो। कैसे निकाले, कैसे निकाले, थोड़ा सा इसको डायग्राम को क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो। कैसे मॉडिफाई करना है, देखो देखो ये वाला m जितनी ग्रेविटी लगाएगा ना, नीचे वाला 3m उससे 3 गुना ज्यादा लगाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक m है और यहाँ पे 3m में एक m है और एक 2m है, इसको स्प्लिट कर लो समझने के लिए। तो ये m और ये m एक दूसरे ग्रेविटी क्या कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। ये वाला m ऊपर बुलाएगा, ये वाला m नीचे भी लाएगा, तो ये दोनों की ग्रेविटी तो कैंसिल हो गई। तो बचा कौन बेटा, 2m। तो इसी को मैंने यहाँ पे बनाया है 2m। इन द सेम वे यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 2m है, तो 2m कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा एक 2m। तो दिस डायग्राम और दिस डायग्राम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए दे आर इक्विवेलेंट, है कि नहीं। तो बजाय इसके हम इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, है कि नहीं। अब इसमें बहुत सिंपल हो गया, देखो क्योंकि ये सेंटर है और दोनों वर्टाइसेस हैं, तो ये ग्रेविटी इधर होगी, ये ग्रेविटी इधर होगी। ये भी मास 2m है, ये भी मास 2m है,
दोनों इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, तो फिर से दोनों की ग्रेविटी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। और इनके बीच का एंगल जरा ध्यान से देखो 90 डिग्री, स्क्वायर है, सिमेट्री है, दो डायगोनल के बीच का एंगल कितना होता है, बिल्कुल 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो ये बीजी, तो आंसर जरा बराबर बीच में आ जाएगा देखो। और दो 90 डिग्री वेक्टर्स अगर इक्वल है तो उनका आंसर कितना आता है, हम देख चुके हैं, G√2 आ जाएगा। ये बीजी 90 डिग्री एंगल, तो कितना आंसर आ जाएगा, G√2। अब साला ये G है कितना, देखो G का फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलो G का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G m/r²। तो इन द सेम वे यहाँ पे कैपिटल G ले लिया, m की जगह सर 2m क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी बना रहा है वो मास कौन है, 2m है ना बेटा, 2m मास है। तो यहाँ पे G × 2m अपॉन ये डिस्टेंस कितना दिया है हमें, L दिया है, L² है ना। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, ये तो एक की ग्रेविटी है, दो ग्रेविटीज 90 डिग्री पे है, तो उनका आंसर क्या आएगा, √2g। तो इफेक्टिव ग्रेविटी आपकी आएगी √2g, g की वैल्यू यहाँ डाल दो और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से जो है इफेक्टिव ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कहाँ होगी, सिंपल है, ये इधर बराबर बीच में अगर लाना है तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो है आपकी नीचे की तरफ होती इस तरह से। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए जल्दी से। आइए बच्चों, अभी हम क्या है, सेंटर पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे एक रिंग के। अभी हमने देखा है कि मैंने चश्मा पहना है, और दूसरी बात कि जो रिंग होता है उसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है। बट मैं अभी जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसमें क्या है, ये रिंग कंप्लीट नहीं है, इस रिंग में थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कट किया हुआ पोर्शन है। कितनी लेंथ कट है सर, देखो बेटा x लेंथ जो है कट की हुई है। तो इस रिंग के सेंटर पे अब ग्रेविटी 0 नहीं होगी तो कितनी होगी, वही हमें इसमें निकालना है। एक बार आप ट्राई करें, आ जाइए, इसको मैं सॉर्ट करता हूं। अब देखो कि सेंटर जो है, सेंटर पे अगर कंप्लीट रिंग होती तो क्या होता, कंप्लीट रिंग होती तो सेंटर पे ग्रेविटी, सर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोलो, सेंटर पे कितनी आने वाली थी, 0 आने वाली थी अगर कंप्लीट रिंग होती। तो यहाँ पे कंप्लीट रिंग तो है नहीं, छोटा सा पोर्शन उसका क्या है, गायब है। तो इस गायब पोर्शन की वजह से यहां पर जितनी ग्रेविटी होगी उतनी ही ग्रेविटी बचे हुए पोर्शन की वजह से होनी चाहिए, ताकि जब ये गायब पोर्शन वापस आ जाएगा तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड फिर से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो लेट्स थिंक अबाउट दिस गायब पोर्शन। अब ध्यान से देखो, ये जो छोटा सा पार्ट है लाल वाला जो यहां से निकाल फेंका है हमने, इसकी वजह से ग्रेविटी अगर 10 है तो बाकी बची हुई रिंग की वजह से सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होगी, -10 होगी। और जब ये दोनों को मिला दिया जाएगा, मतलब एक कंप्लीट रिंग बना दी जाएगी, तब फिर से सेंटर पे ग्रेविटी कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। That is why instead of calculating this whole gravity due to the remaining section, we would certainly try, हम लोग क्या करेंगे, ये लाल वाला जो छोटा सा पोर्शन है इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आ रही है सेंटर पे, वो निकालेंगे, है ना। तो अभी के लिए मान लो ऐसा कि लाल वाले पोर्शन की वजह से ग्रेविटी जो है इस तरह से आने वाली है ना, G नाम की ग्रेविटी इस तरह से आने वाली है। लाल वाला पोर्शन पॉइंट मास जैसा है, पॉइंट मास का ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें पता है। तो लाल वाला पोर्शन की जो ग्रेविटी है वो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा बना दिया शायद, मान लो कि आपकी तरफ ऐसे लाल वाले पॉइंट की तरफ इस तरह से आने वाली है। तो बचे हुए व्हाइट वाला जो पोर्शन है, अवेलेबल पोर्शन ऑफ द रिंग, उसकी वजह से ग्रेविटी बराबर ऐसी आ जाएगी, आनी ही चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। बिकॉज इफ लाल वाला कम्स बैक देन व्हाट हैपेंस, सेंटर पे ग्रेविटी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, लाल वाले की वजह से ये जो ऑरेंज वाला ये ब्लू वाला जो ग्रेविटी वेक्टर है उसको निकालेंगे, उसके बराबर उल्टा रिमेनिंग पोर्शन का ग्रेविटी होगा जो हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। पहले तो इस लाल वाले का मास निकालते हैं। कैसे निकालू, टोटल मास m है जो कि लगभग 2πr लेंथ में फैला हुआ है, लगभग आई एम सेइंग बिकॉज़ छोटा पोर्शन यहाँ पे कट है। तो क्या बोलते हैं, कितना मास होगा इस क्या बोलते हैं x लेंथ में। तो आप देख सकते हो स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर आ रही है m/2πr into x। दिस इज द स्मॉल m विच इज मास ऑफ दिस स्मॉल रिमूव्ड पोर्शन, है कि नहीं। तो ये स्मॉल m है, इस स्मॉल m की वजह से कितनी ग्रेविटी होगी सेंटर पे हमें निकालना है। इस स्मॉल m जो छोटा सा मास है इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, तो r डिस्टेंस है, आप देख ही सकते हैं। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला Gm/r² हम इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेविटी कितनी आ जाएगी बेटा, G इंटू स्मॉल m बाय r का स्क्वायर। स्मॉल m की वैल्यू पुट करो, G/r² लिख दिया मैंने, स्मॉल m की वैल्यू यहां से मैं लिख देता हूं mx/2πr। सो यहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा ये Gmx/2πr³। तो दिस इज द ग्रेविटी ड्यू टू द रेड पोर्शन, और रेड पोर्शन की जितनी ग्रेविटी होगी उसके बराबर उल्टी जो ग्रेविटी है किसकी होगी, बचे हुए रिमेनिंग व्हाइट पोर्शन की होगी, विच इज दिस ऑरेंज वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, तो हमारा आंसर ये यहाँ पर आ जाता है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बनता है।
तो आप इसको नोट करें किस तरह से जो है हमने जो पूछा था वो निकालने के लिए जो गायब है उस पोर्शन की ग्रेविटी निकाल के आंसर को मैच किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ये जो अपना रिंग है उसके एक्सियल पॉइंट की, है ना। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ये देख, ये रिंग है, दिख रहा है, ये रिंग है ऐसे मान लो। ठीक है, सर्कुलर पोर्शन कुछ लिया है मैंने, पता नहीं क्या है, क्या है शायद कैमरा का। तो ये रिंग है, रिंग की एक्सिस मतलब ऐसी लाइन जो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर हो, आपकी तरफ आती हुई ऐसी लाइन आर पार जाए इसके सेंटर से, है ना। तो एक्सिस पे कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है, मेरे हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं पॉइंट है, ये सेंटर है और एक्सिस पे कहीं यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे कैसे ग्रेविटी निकालते हैं उसका डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहा बिकॉज इट इज अ शॉर्ट वीडियो, जल्दी खत्म करना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं डायरेक्ट। तो ये रिंग है, आप देख सकते हो, इसका मास m है, रेडियस r है, सेंटर ये है ना, ये सेंटर है आपका c। तो यहां से x दूरी पे एक्सिस पे एक पॉइंट है a नाम का, जिसकी दूरी कितनी बोली मैंने, x है। तो वहां का फॉर्मूला क्या है ग्रेविटी निकालने का, तो ये फॉर्मूला है बेटा gmx। व्हाट इज m, कैपिटल M इज द मास ऑफ द रिंग, g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द पॉइंट, और नीचे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है बट इसको एज इट इज रिमेंबर करें, सेम फॉर्मूला रिपीट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी है इस ग्राफ, ये जो है ब्लू कलर का आपको ग्राफ दिखाया गया है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स कि जितना सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसलिए ग्राफ एक्सिस को टच है। जितना सेंटर से क्या जाओगे, दूर जाओगे, उतना ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट पे ग्रेविटी मतलब आई एम रेफरिंग टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉइंट पे मतलब x = r/√2, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। उसके बाद फिर से वो ग्रेविटी की वैल्यू घटने वाली है। दैट इज हाउ आप देखो कि सर एक साइड में ग्राफ नीचे एक साइड में ऊपर क्यों है बेटा, बिकॉज जो भी कोई राइट साइड में पॉइंट होगा उसके लिए ग्रेविटी की दिशा टुवर्ड्स द रिंग मतलब लेफ्ट साइड होगी, और जो इस साइड में पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट है मान लो, उसके लिए ग्रेविटी लगेगी इस तरफ टुवर्ड्स द रिंग, है ना। तो एक साइड की ग्रेविटी राइट में, एक साइड की लेफ्ट में, इसलिए एक ऊपर एक नीचे बनाया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर ग्रेविटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अलग है और इसमें रिवर्स है कि नहीं। तो बस इसके लिए है और कुछ नहीं हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है x = r/√2, उस वाले पॉइंट पे एक्सिस पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। वो कितनी वैल्यू है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर x = r/√2 डालो, सॉल्व करो, आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू भी या आ जाएगी आपको। ठीक है, तो चाहे इस साइड में हो x = r/√2 या x = -r/√2 क्या बोलते हैं, मैक्सिमा आएगा, है ना। इस डायरेक्शन में मैक्सिमा आएगा, इधर राइट में मैक्सिमा आएगा, इधर लेफ्ट में मैक्सिमा आएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, स्पेशल पॉइंट है ये r/√2, इसको याद रखो। इसके बाद क्या है, हम देखते हैं इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर ले लो, इनफाइनाइट वायर मतलब बहुत बड़ा रॉड ले लो, जिसका मास पर यूनिट लेंथ होगा, लैम्बडा लिखा है मैंने यहाँ पे, लैम्बडा। लैम्बडा क्या है सर, लैम्बडा इज योर मास पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ में कितना मास भरा हुआ है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर का मास भी कैसा होगा बेटा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो हमें पूरा मास नहीं चाहिए, 1 मीटर, प्रत्येक मीटर में कितनी मास है, दैट इज लैम्बडा। ओके, तो वहां से जो है क्या बोलते हैं, इस वायर से r दूरी पे, परपेंडिकुलर दूरी है ये, r दूरी पे एक पॉइंट है a करके, वहां पर ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द वायर, मतलब इस तरह से होगी। और वैल्यू कितनी आएगी ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये वैल्यू आएगी बेटा 2g λ/r। बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, 2k λ/r। यहाँ पे क्या है 2g λ/r, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक और चीज पढ़ी है तुमने, फोर्स = q × कैपिटल E। वैसे ही यहां पर फोर्स का फॉर्मूला बनता है, फोर्स = मास × ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज g। तो फोर्स = mg, ये फॉर्मूला, मास m और जहां पे मास रखा है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, m × g करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, फोर्स आ जाएगा। ये सब यहाँ क्यों बता रहे हो सर, वायर में। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि आपको ऐसा बोला गया कि इस वायर पे r रेडियस जो है रख के एक कोई पार्टिकल है जो इस वायर के गोल गोले से रिवोल्यूशन लगा रहा है। मान लो ये कि वायर है, इसके आजू बाजू एक पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन लगा रहा है। हो सकता है ऐसे बिल्कुल, बिकॉज रिवोल्यूशन लगाने के लिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और कोई मास m अगर यहाँ पे हम लोग एज्यूम करें तो उस मास m पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, बिकॉज मास m इज केप्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस वायर। और ग्रेविटी मैंने अभी बताई आपको, ग्रेविटी अगर g है, मास m है, तो फोर्स कितना लगता है, mg लगता है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, m × g की वैल्यू है 2g λ/r, और ये जो फोर्स है यही सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं mv²/r, और यहां से आप उसकी रिवोल्यूशन की स्पीड वेलोसिटी v निकाल सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आल्सो। तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे बोलूंगा नहीं, फॉर्मूला आप याद रखें बिल्कुल 2g λ/r करके, है ना। और डायरेक्शन भी याद रखें, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स वायर। ठीक है, r क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है वायर से जहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अभी इस पूरे सेशन का
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, दैट इज द कहानी या स्टोरी ऑफ दिस स्पीयर। दो प्रकार के स्पीयर आएंगे फिर से, हॉलो स्पीयर और कौन सा, सॉलिड स्पीयर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस हॉलो स्पीयर। ये हॉलो स्पीयर है जिसका मास m है और रेडियस क्या है, r है, ठीक है। अब ये जो सेंटर है इस हॉलो स्पीयर का, वहां से a नाम का एक पॉइंट है x दूरी पे, है ना। अब ये पॉइंट मैंने बाहर दिखाया बट अंदर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन x की वैल्यू, दैट वी विल डिस्कस। तो इस स्पीयर पे ऊपर जो है मास, स्पीयर का जो मास है वो m है और रेडियस r है। तो स्पीयर के आजू बाजू ग्रेविटी कैसे किस तरह से एग्जिस्ट करेगी ये हमें जानना है। तो आइए ट्राई करते हैं इसको जानने का। डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ट, तो जो भी कोई पॉइंट हो, चाहे ये a पॉइंट हो, चाहे यहाँ कोई b पॉइंट हो, चाहे अंदर कोई c पॉइंट हो, है ना, अंदर तो ग्रेविटी जीरो होती है वैसे हम देखेंगे, या कोई c पॉइंट हो ऐसे बाहर, हमेशा जो है रेडियली इनवर्ड किसकी दिशा होने वाली है, ग्रेविटी की दिशा होने वाली है, ग्रेविटेशनल फील्ड की दिशा होने वाली है ना। हमेशा सेंटर की तरफ जाने का ग्रेविटी वेक्टर ट्राई करेगा, रेडियली इनवर्ड इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो आप देखो फॉर x लेस देन r, मतलब कोई पॉइंट अगर अंदर है ना, उसका x क्या होगा, x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट, x अगर लेस देन r है मतलब वो पॉइंट अंदर है स्पीयर के। अगर कोई पॉइंट जो है स्पीयर के अंदर है तो अंदर बेटा हॉलो स्पीयर के अंदर देयर इज नो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है। सेम थिंग इट हैपेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आल्सो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक चार्ज्ड हॉलो स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। फिर जो है हम लोग देखते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, अगर पॉइंट बाहर है सरफेस पे है, ग्रेटर देन इक्वल टू r बोला है, तो मात्र जो है gm/x² ये फॉर्मूला लगेगा। सर ये फॉर्मूला तो हमने पॉइंट के लिए भी देखा था, है ना, कोई पॉइंट मास m जो है उसकी वजह से भी x की दूरी पे gm/x² फॉर्मूला आता है। तो बिल्कुल सही बोला आपने, यही फॉर्मूला ऐसा ही है, बिकॉज ये जो स्पीयर है, हॉलो स्पीयर है, इसका बिहेवियर कैसा है, एज इफ द होल मास m इज प्लेस्ड एट द सेंटर एज अ पॉइंट मास। इस तरह ये बिहेव करता है, किसके लिए, लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। अंदर वाले पॉइंट्स के लिए तो ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है, बट बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव करता है जैसे कि पूरा मास सेंटर पे रखा हो। और फिर फॉर्मूला कैसे शो करता है, gm/x²। x को आप याद रखें, x इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, है ना, स्पीयर के सरफेस से नहीं, सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये आप याद रखें gm/x²। तो ये मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टेड, तो बता दिया मैंने आपको। तो ये दो तीन बातें आप याद रखना, सिंपल सारे टाइम पास है। ग्राफ एक देख लो, ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जरूर है। तो पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये ग्राफ किसके बीच में है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस एक्स के बीच में। सर ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बना है, अब इसका एक कारण है ना। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जब हम लेते हैं तो वी मूव रेडियली आउट, हम सेंटर से बाहर बाहर जाके पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, सेंटर से इतना दूरी पे उतना दूरी पे, सेंटर से हम बाहर जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते पॉइंट्स को। बट ग्रेविटी सेंटर के क्या है, टूवर्ड्स है, तो हमारा जो एक्स वेरिएबल है वो सेंटर से बाहर है और ग्रेविटी सेंटर के तरफ है। दैट इज वाई x अगर पॉजिटिव है तो g यहाँ पर नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें घुसना पड़ेगा। तो ये कन्वेंशन है, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आप ग्राफ बना सकते हो, नेचर इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है, ये है x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो मतलब सेंटर, सेंटर पे तो ग्रेविटी होती ही नहीं है, तो ग्राफ का कोई हाइट ही नहीं है। x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू r तक, ये पूरा रीजन जो है आपका इनसाइड रीजन है। x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू r तक मतलब इनसाइड द स्फीयर, और इनसाइड द स्फीयर कोई भी ग्रेविटी आपको नहीं दिखने वाली, इसलिए इस एरिया में जो है ग्राफ ही नहीं है, ग्रेविटी की वैल्यू नहीं है। बट जैसे आप पहुंचोगे x इज इक्वल टू r मतलब सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, सरफेस ऑफ द स्फीयर की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, gm/r²। तो यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेविटी मैंने gm/r², नेगेटिव साइन में फिर से बता चुका हूँ, बस इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज x इज अ वेक्टर रेडियली आउटवर्ड एंड ग्रेविटी इज रेडियली इनवर्ड, इसलिए नेगेटिव में प्लॉट किया उसको। उसके बाद आप देखो जैसे जैसे आप दूर जाओगे, दूर 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 मतलब सेंटर से जो है आप सरफेस पे आ गए, जितना दूर जाओगे आप उतना ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², है ना। जितना दूर जाओगे उतना ग्रेविटी कम होगी और कम होते होते फिर जीरो हो जाएगी। इस तरह का ग्राफ आता है, इस ग्राफ को आप याद रखें। ऐसा ही ग्राफ जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक सॉलिड स्फीयर की, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सॉलिड स्फीयर की हम बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर आपको दिख रहा है, सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर भी इसके ठूस ठूस के मास भरा है। इसका मास है m और रेडियस है r, इस सॉलिड स्फीयर का मास m है, रेडियस r है। तो इस सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटी जीरो नहीं होती, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर भी मास होता है। हॉलो स्फीयर के अंदर तो मास नहीं होता, तो ग्रेविटी भी नहीं थी, लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर जो है बिल्कुल मास होता है, इसलिए वहां पे अंदर के पॉइंट पे ग्रेविटी, जैसे अंदर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये नीला वाला, यहाँ पे ग्रेविटी जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो कितनी है सर, मान लो इसका डिस्टेंस सेंटर से x है, तो ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर x लेस देन r मतलब फॉर इनसाइड पॉइंट्स ग्रेविटी वैल्यू इज गिवन एज gmx/R³। g कांस्टेंट है, मास ऑफ द तुम्हारा स्फीयर कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द क्यूब, x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्रेविटी नाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x
फॉर द इनसाइड लोकेशंस। मतलब सेंटर से जितना आप आगे 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 जाओगे, सेंटर से सरफेस तक जाओगे, सेंटर सरफेस तक जाओगे 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 तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेंटर पे ग्रेविटी 0 है, जितना सरफेस की तरफ आओगे उतना ग्रेविटी बढ़ेगी, सरफेस पे ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, और फिर स्फीयर के बाहर जाओगे तो फिर प्राइमरी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। तो ग्राफ भी यहाँ पे बनाया मैंने। आउटसाइड पॉइंट के लिए फिर से बेटा वही बिहेवियर है। कोई पॉइंट अगर बाहर है यहाँ पर ऐसे ए नाम का, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर है ना, या एक्स है मान लो, सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पे एक्स यूज किया हमने, एक्स है, तो वहां पर कितना ग्रेविटी का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर लिखा ही है gm अपॉन एक्स का स्क्वायर, इतना ग्रेविटी का वैल्यू। तो अगेन इट इज बिहेविंग लाइक एज इफ द होल मास इज प्लेस्ड एट द सेंटर, इसलिए वही फॉर्मूला यहाँ पर gm बाय एक्स स्क्वायर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रखना। फॉर आउटसाइड पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ मात्र आप देखो, थोड़ा सा अलग ग्राफ है। यहां से आगे का ग्राफ क्या है, ये लाल वाला पोर्शन जो है ग्राफ का बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे जो था ये वही, यहाँ पर भी ये म्याओ वाला ग्राफ बिल्कुल सेम आया आपका। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दें। बट इनसाइड पॉइंट, ये जो इनसाइड रीजन है, कौन सा रीजन सर, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू r तक। इनसाइड रीजन में आप ग्रेविटी की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ग्राफ यहाँ पर इनविजिबल या एब्सेंट नहीं है। ग्राफ है यहाँ पर, है ना, लीनियर ग्राफ है। लीनियर मतलब क्यों लीनियर, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू x, g इज प्रोपोर्शनल टू x फॉर द इनसाइड रीजन, इसलिए ऐसा यहाँ पर ग्राफ आता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी कितनी है, gm बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे होती है, वो तो लास्ट वाले स्फीयर में भी थी। दैट इज हाउ वी कंक्लूड दिस सॉलिड स्फीयर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटी होती है, हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है। सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर ग्रेविटी निकालने को बोले तो gmx बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखें। और हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए उसका बिहेवियर पॉइंट मास की तरह होता है, दैट इज बाय gm बाय एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बस याद रखो। x का नाम याद रखो, x इज डिस्टेंस ऑफ योर पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विच एवर स्फीयर इज देयर। तो इतना सा है इसमें, है ना, डेरिवेशन पार्ट हम नहीं ले रहे, गॉस लॉसेज का डेरिवेशन हो सकता है। तो अभी के लिए जो है इतना ही है इसमें, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, आ जाओ बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेंस का आपका PYQ है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आपको 2 स्पीयर दिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर से, दोनों सॉलिड स्पीयर से। अंदर एक ऑरेंज कलर का स्पीयर दिख रहा है, येलो कलर का जो भी है, तो उसका जो है रेडियस अपने को दिया है। अब देखो सॉलिड स्पीयर जो ऑरेंज वाला है, इसका रेडियस हमें दिया है, कितना दिया है बेटा, a दिया है। तो ये रेडियस आपका a है, इसका मास यहाँ पे m मेंशन्ड है। ओके, उसके बाद एक और स्पीयर है जो कि हॉलो स्पीयर नहीं है ना सॉलिड है, वो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है। ये व्हाइट वाला स्पीयर जो यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक खत्म होता है ना, इसको कॉन्सेंट्रिक स्पीयर बोलते हैं। तो ये जो शेल है, शेल जिस कॉन्सेंट्रिक स्पीयर को हम शेल बोलेंगे, तो ये जो शेल है इसका मास यहाँ पे 2m है, दुगना मास है, रेडियस भी यहाँ पे दुगनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रेडियस होंगी ऑब्वियसली। जो इनर रेडियस है वो तो आपको दिख ही रही है ना, इनर रेडियस जो है वो तो आप देख ही सकते हो, a है इसकी, यहाँ पे मेंशन है। और जो आउटर रेडियस है बेटा, आउटर रेडियस, जो आउटर रेडियस है यहाँ तक वो 2a है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है। तो हमें करना क्या है, हमें एक सरफेस पे पॉइंट है P नाम का, वहां पे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है कि नहीं। तो सरफेस का ये जो P पॉइंट है, यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले, तो कुछ नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना है कि कोई भी स्फीयर हो, चाहे कॉन्सेंट्रिक हो, आधा भरा, अंदर भरा, बट बाहर वाले पॉइंट के लिए या सरफेस वाले पॉइंट के लिए वो ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा मास कहाँ पे रखा हो, सेंटर पे, है ना। हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, आधा हॉलो हो, अंदर से खाली थोड़ा सा कैविटी वाला, तो जो भी हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए वो ऐसे बिहेव करता है एज इफ द होल मास इज प्लेस्ड एट द सेंटर। और एक आधे पॉइंट मास से किसी दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना तो हम अभी सीख ही चुके हैं। तो चलो इसको करते हैं। तो इसके आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है रे, तो P पॉइंट पे क्या करना है, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P विल बी G1 प्लस G2। ये G1 कौन है, G1 मरन, G1 कौन है बेटा, G1 जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू येलो वाला स्फीयर, और G2 है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू व्हाइट वाला जो बचा हुआ स्फीयर है उसकी वजह से, है कि नहीं। तो G1 प्लस G2 हम निकालते हैं। G1 जो है किसकी वजह से है, ऑरेंज वाले स्फीयर की वजह से। ऑरेंज वाले स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, ऑरेंज वाले स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है, सरफेस वाला पॉइंट है ना, बिल्कुल नहीं, बाहर वाला पॉइंट है। ऑरेंज वाले स्फीयर का सरफेस तो ये रहा यहाँ तक, ये सर्कमफरेंस है ना, P पॉइंट तो उसके बाहर वाला पॉइंट है। बट बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला है, Gm बाय एक्स स्क्वायर, है ना, Gm बाय एक्स स्क्वायर, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो आप ध्यान से देखो, G1 को मैं लिखता हूँ कैपिटल G, उसका मास जो है छोटे वाले का m है, और डिस्टेंस जो है x जो है छोटे वाले के सेंटर से P तक का डिस्टेंस, ये तो बड़े वाले स्फीयर की आउटर रेडियस है, दैट इज 2a, है कि नहीं।
यहाँ पे ये 2a डिस्टेंस हो जाएगा, उसका हमें स्क्वायर करना है। कहाँ से आया सर 2a? 2a तो बेटा ये डिस्टेंस है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा 2a है ना, है कि नहीं? तो दैट इज हाउ यहाँ पे 2a लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है g2। g2 किसकी ग्रेविटी है बेटा? व्हाइट वाले स्फीयर की। तो व्हाइट वाले स्फीयर की ग्रेविटी कैसे जो है हमें निकालनी है, ध्यान से देखो। g उसका मास कितना है व्हाइट वाले का? 2m है सर, और अपॉन उसका, उसके लिए कैसा पॉइंट है? व्हाइट वाले स्फीयर के लिए ये p पॉइंट सरफेस पॉइंट है, और सरफेस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रेडियस लेते हैं उसकी, है ना, सरफेस तक से सेंटर का डिस्टेंस को ही रेडियस हम बोलते हैं। तो लेट्स टेक द रेडियस विच इज 2a अगेन, यहाँ पे आपका फिर से 2a आ जाएगा होल स्क्वायर में। तो अब देखो यहाँ पे आपका आ रहा है gm/4a² और यहाँ पे 2gm/4a², तो अल्टीमेटली इट इज 3gm/4a²। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट P। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो देख लेना कैलकुलेशंस में। बट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, कैसे निकाल रहे हैं? तो दोनों स्पीयर्स का इंडिविजुअल तरीके से हम निकाल रहे हैं, है ना, एक का मतलब आंसर निकाल लिया, दूसरे का आंसर निकाल लिया, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। तो तरीका यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो इस चैप्टर का कुछ अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, बट क्वाइट अ इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है सर? ग्रेविटेशनल फील्ड है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे मैंने बातों बातों में बताया था आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट मास। फोर्स अपॉन मास करोगे तो ग्रेविटी तो आ जाएगी, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा, और क्या है कि नहीं? फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो लेट्स कंसिडर अ प्लैनेट, अर्थ का ही ले लेते हैं अपन। अर्थ है, मान लो ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ की सरफेस है जहां पे मैंने 3 अलग अलग पॉइंट ड्रॉ किए हैं। तो हर जगह पे जो है ग्रेविटी की दिशा कैसी होगी? ग्रेविटी की दिशा मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की दिशा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, अट्रैक्टिव तरीके से वो फील्ड होती है। तो आप सरफेस पे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, हमेशा आपके ऊपर जो है सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, है ना। और ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? gm/x² या gm/r², वॉट एवर यू कॉल इट, x या r। तो ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे कितनी होगी बेटा? उसको कैलकुलेट अगर हम करें तो आ जाएगा आपका gm/r², है ना। r क्यों लिया सर? व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस विच इज रेडियस, है ना। और अर्थ की रेडियस सब लोग जानते हैं, अर्थ का मास अगर m ले, अर्थ की रेडियस रफली होती है 6400 किलोमीटर। दैट इज वाई इसको अगर मैं पुट करूं, ग्रेविटी की वैल्यू पुट करूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट करूं, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करूं, सब कुछ सॉल्व करूं, तो मुझे तो पहले से पता है कि अर्थ पे ग्रेविटी सरफेस पे कितनी होती है, सबको पता है, लगभग 10 हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटी आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, है ना। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, ये याद रखो, ओके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अर्थ। तो क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमने पढ़ी है, GF जो हमने पढ़ी है, दैट इज योर ग्रेविटी ओनली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से आपको इसको समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बात सोचो आगे बढ़ने से पहले कि अगर कोई व्यक्ति सरफेस पे खड़ा ना होके अर्थ से थोड़ा हवा में ऊपर उड़ जाए, जैसे कौन उड़ सकता है हवा में? हवा में ससा उड़ता है, पता है आपको? ससा मतलब खरगोश। खरगोश नहीं उड़ता हवा में, क्या बात कर रहे हो? खरगोश है, मान लो यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे खरगोश है कोई, ऐसे ऐसे, ये खरगोश हवा में उड़ रहा है, पता नहीं कैसे उड़ रहा है। तो ये खरगोश हवा में उड़ेगा तो ये सरफेस पे है कि हाइट ऊपर चला गया? हाइट ऊपर चला गया सर। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, और हमने अभी देखा ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर वाले पॉइंट के लिए अलग होती है, इनसाइड पॉइंट के लिए अलग होती है, सरफेस के लिए अलग होती है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए अलग होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अलग होगी तो ग्रेविटेशनल तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा? अलग होगा। तो ये ससा जो उड़ रहा है ऊपर, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पे सरफेस से क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? सरफेस पे मैक्सिमम होता है, याद रखना। ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर एनी काइंड ऑफ स्फीयर जनरली क्या बोलते हैं? सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ओके। तो जनरली सॉलिड स्फीयर्स के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, दैट वी विल सी इन द ग्राफ्स, कमिंग ग्राफ्स। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट जो है सरफेस के ऊपर हो तो कैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट है, अर्थ सरफेस तो यहाँ रह गई, है ना, अर्थ है, मास m/r रेडियस, अर्थ सरफेस जो है यहाँ रह गई, वहां से h हाइट ऊपर कोई एक पॉइंट है P नाम का, वहां पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो उसके लिए क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है यार, अर्थ को क्या कर लो, एक स्फीयर मान लो। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि एक स्फीयर है और स्फीयर से एक पर्टिकुलर दूरी पे आउटसाइड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट स्फीयर किस तरह का बिहेव करता है? स्फीयर बिहेव्स एज इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज केप्ट एट द सेंटर। तो उसका फॉर्मूला ही पता है हमको। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? gm/x², है कि नहीं? व्हाट इज x? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब सोचो
अगर हाइट h है तो व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? मेरे ख्याल से ये यहां तक रेडियस और ये एक्स्ट्रा h इज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस। हाइट कहां से मेजर करते हैं हम लोग? सरफेस से ना। तो h प्लस आर जो है x की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे gm/x² की जगह gm/r प्लस h लिखा है, बिकॉज x इज नथिंग बट r प्लस h, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज रेडियस प्लस हाइट। ओके, तो gm r प्लस h का होल स्क्वायर, दिस इज एब्सोल्यूट फॉर्मूला। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में, बहुत प्रैक्टिकल केसेस में, दिस h इज नॉट वेरी हाई, है ना। ससा कितनी उड़ी मारना रे, ससा कितना उड़ी मारेगा मार मार के? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इतना भी नहीं मारता ससा, ज्यादा उड़ी नहीं मारता, 5 किलोमीटर मारता शायद, है ना। तो ससा जो भी है उड़ी मारेगा, ऐसे करके हवा में जाएगा, तो उसकी हाइट कुछ ज्यादा नहीं होने वाली। तो वन कंसिडरेशन वी कैन श्योरली टेक इज h इज वेरी वेरी लेस देन r। और बायनोमियल थ्योरम लगा के इस अप्रोक्सीमेशन को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है r कॉमन निकालो, h/r को जो है ऊपर ले जाओ -2 की टर्म में, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको आपको रिमेंबर करना है। GS1 - 2h/r कैसे निकाला है फॉर्मूला? तो यहाँ पे मैंने जो है r कॉमन ले लिया, है ना। तो r कॉमन लिया तो व्हाट इज दिस? gm/r²। ये तो सरफेस वाली ग्रेविटी है 9.8 अपनी, gm/r²। और इस साइड में जो आ रहा है उसको बायनोमियल लगा के अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है? g इज इक्वल टू सरफेस वाली ग्रेविटी GS1 - 2h/r, है ना। ये कहाँ की ग्रेविटी आ रही है सर? ये ग्रेविटी है ऐसे लोकेशन की जो अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर है, वहां पे ग्रेविटी आपको इतनी मिलेगी, GS1 - 2h/r। क्या ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट वैलिड है? नहीं, ये फॉर्मूला वैलिड है तभी जब एक अप्रोक्सीमेशन हम ले। कौन सा अप्रोक्सीमेशन? दैट h इज वेरी वेरी लेस देन r। रेडियस ऑफ अर्थ से h क्या है? बहुत ही छोटा सा है। अगर h सिग्निफिकेंट है कि मान लो कोई उड़ रहा है हवा में, ससा इतना खतरनाक है, खूंखार ससा एकदम, इतनी उड़ी मारी उसने, ससा ने ऐसे जंप लगाई कि वो r/2 तक पहुंच गया, है ना। मतलब ये r है अगर, तो r/2 तक पहुंच गया, तब ये अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। तब तो सिग्निफिकेंट हाइट उसने अचीव कर ली, है ना। कर सकता है ससा ऐसा, अगर पागल हो गया तो कर सकता है। दैट इज वाई ये फॉर्मूला जरूर वैलिड है, अच्छा है, 1 - 2h/r, बट दिस इज नॉट यूनिवर्सल फॉर्मूला। एब्सोल्यूट फॉर्मूला तो ऊपर वाला है। बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होता है h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने बोला कि यार ससा है, ससा तो उड़ी भी मार सकता है। ससा के पास एक और स्किल होता है, पता है आपको? ससा क्या कर सकता है? डिग कर सकता है। जमीन के नीचे जो है गुफा तो नहीं बोलते उसको, जो भी बोलते हैं, जमीन के नीचे ऐसे करके वो जा सकता है। तो कोई ससा अगर उड़ी मारने की जगह अंदर घुस जाए अर्थ के अंदर, तो अंदर वाले पॉइंट पे स्पीयर के अंदर वाले पॉइंट पे क्या ग्रेविटी होती है या जीरो होती है? अरे जीरो तो हॉलो स्पीयर में होती थी। अर्थ हमारी कैसे है? हॉलो है कि कैसी है? ऑब्वियसली बेटा, अर्थ तो सॉलिड स्पीयर है। सॉलिड स्पीयर में अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटी जीरो नहीं होती। तो अंदर ससा अगर पहुंच गया तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? लेट्स चेक। तो आ जाइए अंदर वाले पॉइंट पे हम आते हैं। तो ये सेंटर है, हमारा ससा सरफेस पे था, उसने कुछ होल डिग किया। कितना होल डिग किया सर? तो डी डेप्थ नीचे, इस बार है ना, डेप्थ की बात हो रही है। सरफेस से डी डेप्थ नीचे ससा घुस गया, यहाँ पे आके बैठ गया। तो ग्रेविटी की जो है यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड सेंटर, चाहे बाहर हो कहीं भी हो, डायरेक्शन तो उसकी सेंटर की तरफ ही है। उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? तो यार हमारे पास अंदर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। बताओ क्या फॉर्मूला है अंदर वाले पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर का? क्या gmx/r³ है कि नहीं? gmx/r³। यहाँ पे x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो आप सोचो इस ससा का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना होगा रे? इस ससा का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना होगा? ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से पता है कितना है? दिस इज टोटल रेडियस r माइनस d, है कि नहीं? टोटल रेडियस r है, उसमें से d हटा दो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आ जाएगा, है ना। d कहां से मेजर किया है? d इज डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। डेप्थ तो सरफेस से मेजर होगी, लेकिन फॉर्मूला का जो x है वो तो सेंटर से मेजर करते हैं, है कि नहीं? दैट इज वाई हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r माइनस डी। gmx/r³ में x की जगह r माइनस डी डाल दो, सब कुछ सॉल्व करो, आपको ये मिलेगा g इज इक्वल टू GS1 - d/r। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा है ना, माइंड यू, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा है। बायनोमियल अपने आप ही फॉर्मूला ऐसे आ गया। तो दिस इज एब्सोल्यूट फॉर्मूला विदाउट एनी असम्पशंस। तो GS1 - d/r है। GS क्या है सर? अरे GS मतलब सरफेस वाली ग्रेविटी, हमेशा उससे कंपेयर किया जा रहा है। ये gm/r² असता ना, उसको GS लिख देते हैं। तो सरफेस वाली ग्रेविटी 1 - d/r। इस फॉर्मूला से हम डेप्थ d नीचे भी अर्थ के क्या निकाल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड की, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपने ये यहाँ पे कर लिया, दो चीजें कर ली, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ जेईई मेंस के PYQ हैं, उनको हम कवर करने का ट्राई करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस टू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज 9:4। तो दो प्लैनेट है यहाँ पे, एक तो हमारी अर्थ है और एक कोई और प्लैनेट है। हमारी अर्थ पे इस बंदे का वेट W आ रहा है
और किसी और प्लेनेट पे वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिकॉज व्हाट इज वेट रे, वेट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लेनेट, है ना। प्लेनेट की ग्रेविटी अलग अलग होती है हर प्लेनेट की, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी ना, mg, W इज इक्वल टू mg। तो ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा, क्योंकि मास तो सेम रहता है, इस प्लेनेट पे रहो या दूसरे प्लेनेट पे रहो, मास तो सेम रहता है। चेंज क्या होता है फिर, ग्रेविटी चेंज होती है कि नहीं। अलग अलग प्लेनेट, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उसको अलग अलग ग्रेविटी होगी। तो यहाँ पे बोला है एक प्लेनेट है अर्थ और एक दूसरा प्लेनेट है, उनमें वेट किया गया दोनों का, वेट मतलब mg mm तो सेम है, ग्रेविटी का जो है रेशो आया उनके पास कितना 9:4। वेट का रेशो मतलब ग्रेविटी का रेशो, मास तो चेंज नहीं होता। 9:4 जो है आपका किसका रेशो है, इसका रेशो है 9:4। वेट का बोलो या ग्रेविटी का बोलो, है कि नहीं। तो ये रेशो है। उसके बाद क्या बोलता है कि मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/9 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का मास अगर m है तो वो जो अननोन प्लेनेट है उसका मास m/9 है। तो हमें बोल रहा है अगर अर्थ की रेडियस r है तो उस प्लेनेट की रेडियस क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे सर ग्रेविटी कौन सी वाली, ग्रेविटी 3 होती है, सरफेस वाली, हवा वाली, नीचे वाली, कुछ नहीं बोला है, मतलब सरफेस वाली लो, है कि नहीं। सरफेस पे ही वेट करते हैं जनरल लोग। अब देखो तो क्या लिखा गया है, रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट, इसका जो रेशियो है वो उन्होंने दिया है 9:4। ओके, ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट का रेशियो कितना दिया है 9:4। कोई बात नहीं है सर। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस पे ग्रेविटी निकालने किसी प्लेनेट का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो r², gm/r²। m इज मास ऑफ प्लेनेट, r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो यहाँ पे मैं डालने की कोशिश करता हूँ, g मास ऑफ द अर्थ इज m एज पर द क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। तो gm/r² मैंने किसका डाल दिया, ग्रेविटी अर्थ का डाल दिया, है ना। डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, प्लेनेट का ग्रेविटी। कैसे डालूंगा प्लेनेट का ग्रेविटी, कैपिटल G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास ऑफ द प्लेनेट एज पर द क्वेश्चन इज m/9। क्वेश्चन में देखो मास जो है अर्थ का अगर m है तो प्लेनेट का m/9 यहाँ पे दिया है। उसके बाद रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस ऑफ प्लेनेट को मैं rp लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, rp। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कट रही हैं, काटाकाटी कर लेते हैं। g गया, m गया, m गया, है ना, और कुछ नहीं गया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये rp ऊपर आ जाएगा शायद। ओके, तो ये rp² अपॉन r², और ये 9 भी जो है शायद ऊपर आ जाएगा, है ना। यहाँ से ऊपर आके वो 9 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नहीं आ रहा है ना, m/9 ऊपर आ जाएगा, नहीं ऊपर मतलब पूरा ही ऊपर आ जाएगा, सॉरी। तो इंटू ये 9 आ जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। तो rp/r² इंटू 9। अब ये 9 यहाँ पे कट जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट ना। तो rp² बाय r² इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 1/4 बच रहा है कि नहीं। तो rp² रूट लोगे, उधर ढकेल दोगे उसको, तो ये क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा आपका। 1/2 इधर आ जाएगा, r इधर चला जाएगा, rp इज r/2। दैट्स इट। यहाँ पे रेडियस जो है प्लेनेट की क्या हो जाएगी, r/2, आधी रेडियस हो जाएगी। तो इस तरह से है, इधर कैलकुलेशन आप देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तरीके आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फास्ट खत्म करना है हमें आज। तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट अ हाइट h इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ समझने वाली बात है, ये h इज इक्वल टू r/2 क्या छोटी हाइट है, बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ी हाइट है। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला कौन सा सर, gs1 - 2h/r, वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला था, तो वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि हाइट जो है सिग्निफिकेंट है ना। फास्ट में वो कर मत देना ऐसे। उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द इट इज अगेन इक्वल टू द g1 डेप्थ बिलो d। तो बोला गया है कि यार देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, सरफेस पे मैक्सिमम रहती है ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सरफेस से ऊपर जाओ तो भी कम होती है, सरफेस से नीचे आओ तो भी कम होती है। तो इन्होंने बोला है कि h/2 हाइट पे जितनी ग्रेविटी है उतनी ही ग्रेविटी जो है d डिस्टेंस नीचे है, d डिस्टेंस अर्थ के डेप्थ के नीचे है। तो हमें d/r का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले का फॉर्मूला, ऊपर वाली ग्रेविटी का फॉर्मूला, नीचे वाली ग्रेविटी का फॉर्मूला, दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, आ जाओ। तो आप देखो ऊपर वाली ग्रेविटी का फॉर्मूला, ऊपर वाली ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है सर, gs1 - 2h/r। नहीं यार, वो तो किसके लिए था, किसके लिए था, वो अप्रोक्सीमेशन के लिए था। बिना अप्रोक्सीमेशन के क्या फॉर्मूला है बाहर वाले पॉइंट का, तो नॉर्मल फॉर्मूला आप याद करो, वो था gm, m इज व्हाट, मास ऑफ द अर्थ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर जो है r/2 हाइट पे है तो सेंटर से अर्थ तक डिस्टेंस r है,
और उसके बाद फर्दर r/2, तो टोटल सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया, r + r/2 दैट इज 3r/2। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 3r/2 जिसका होल स्क्वायर। तो ये ग्रेविटी आ गई h/2 हाइट ऊपर, है कि नहीं। उसके बाद नीचे वाले सर डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, GS, क्या फॉर्मूला था, GS 1 - d/r, ये फॉर्मूला था क्या, GS 1 - d/r। सर ये अरे डेप्थ वाले में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था, वो एब्सोल्यूट फॉर्मूला था, मैंने बोला था आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेप्थ वाला फॉर्मूला GS 1 - d/r। डी क्या है सर, डेप्थ है ना, डेप्थ है डी, तो एज पर द क्वेश्चन और फॉर्मूला के थ्रू में भी कहाँ है साला, हाँ डेप्थ डी बिलो है ना, डी डेप्थ है, सही है, मैंने फॉर्मूला में वही था डी का मतलब। तो आइए जीएस की वैल्यू भी यहाँ पे रख देते हैं। जीएस की वैल्यू क्या है रे, क्या है यार जीएस की वैल्यू, गौरंग सभा कैंडिडेट, जीएस की वैल्यू क्या है, तो Gm/r², ये आपकी सरफेस वाली ग्रेविटी की वैल्यू है। उड़ा दो, कुछ उड़ाने का मन कर रहा है आप, है ना, बहुत कुछ कर रहे, उड़ाने का मन कर रहा है, चैप्टर उड़ाने का मन कर रहा है। तो G × M गया, r² गया, r² गया, तो क्या बचा सर इधर 2/3 का स्क्वायर दैट इज 4/9 बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा सर 1 - d/r बच जाएगा। हमें d/r से मतलब है, इधर उधर कर दो, विषय कर दो इसका, d/r इधर ले लो, ये इधर ले लो, 1 - 4/9 इज 5/9। तो d/r की अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5/9 विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे क्लियर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, टाइम पास था, लल्लू सा मुल्लू सा। ये क्वेश्चन जरा अच्छा सा है, लेकिन ये क्वेश्चन हम ये नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसकी थ्योरी हमने की नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, आ जाओ थ्योरी पे। तो इसके बाद हम देखेंगे, ओके क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ घूमती है, पता है ना आपको, अर्थ घूमती है ऐसे गोल गोल, अर्थ रोटेट्स अबाउट इटसेल्फ। तो अर्थ अगर रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का विषय होता है, बहुत कुछ चीजें होती है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटी हमें देखने को मिलती है। अलग अलग जगह मतलब क्या, अर्थ पे क्या अलग अलग जगह मतलब क्या, तो अर्थ का जो ये वाला पॉइंट है अड़वा हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, पूरे प्लेन को ही इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। और जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल प्लेन, उसे वर्टिकल वाले पॉइंट इसको पोल बोलते हैं, है ना। पोल में रहता है पोलर बियर, पोलर बियर मतलब ठंडा ठंडा भालू। तो पोलर बियर जो है, पोलर बियर पोल पे रहता है। इक्वेटर पे कौन रहता है, इक्वेटर भालू। इक्वेटर भालू कुछ होता नहीं है, शांति से बैठो। तो पोल जो है, अब देखो पोल में क्या करना है आपको, पोल वाले पॉइंट पे अलग लोग रहते हैं, अलग कंट्रीज है, इक्वेटर वाले लोग अलग हैं। तो क्या दोनों जगह पे ग्रेविटी अलग है, हाँ बिल्कुल, दोनों जगह पे ग्रेविटी स्लाइटली डिफरेंस क्रिएट होता है, 0.2 का वगैरह, जैसे 9.8 का 9.6 हो गया। तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन वो इफेक्ट को हमें पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, हम ऐसा पॉइंट लेंगे अर्थ का जो पोल पे भी ना हो, जो इक्वेटर पे भी ना हो, बीच में कहीं हो, है कि नहीं। बीच में है, यहाँ पे ये m मास रखा है, मान लो अर्थ के ऊपर कोई m मास का व्यक्ति है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा है। तो अर्थ तो घूम रही है ऐसे, कहाँ घूम रही है सर, देखो अर्थ की घूमने की रफ्तार ओमेगा है, ऐसे अर्थ घूम रही है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। ओमेगा चा फॉर्मूला काय असतो, ओमेगा काय असतो, ओमेगा इज 2π/t। टी इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है 365 डे, साले 365 डे सन के अबाउट, खुद के अबाउट रोटेट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। एंड इफ यू कन्वर्ट देम इनटू सेकंड्स इट्स कम्स आउट टू बी 86400 सेकंड्स। तो 2π/t ओमेगा की वैल्यू है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो अर्थ का ओमेगा दिया यहाँ पे, है ना, घूम रहा है अर्थ। अब ध्यान से देखो, ये जो m मास है, इसके ऊपर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m⍵²r, और सेंटर की तरफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अपना ग्रेविटी के हिसाब से। अब मैं बहुत डिटेल में बता नहीं सकता, वन शॉट लेक्चर है ना, पूरा इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप विद्यासरिता यूट्यूब चैनल पे जाके जो है आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स, जिसमें ग्रेविटेशन में मैंने पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करवाया है। ओके, तो आप आइए यहाँ पे देखो कि अगर हम देखें कि सेंटर की तरफ ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, अपोजिट में m⍵²r मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट ग्रेविटी को अपोज करेगा। आप ध्यान से देखो, बराबर ग्रेविटी के उल्टा लगेगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। एंड दैट इज व्हाई ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी कम होती है सर, तो ज्यादा कम नहीं होती, अल्टीमेटली ये वैल्यू आती है G इफेक्टिव इज इक्वल टू GS ω²r sin²φ। क्या फॉर्मूला है सर, ये r sin²φ। तो ये फाई क्या है बेटा, फाई को बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, एंगल ऑफ, सॉरी को लैटिट्यूड एंगल। फाई का नाम क्या है, को लैटिट्यूड एंगल। साला पहले लैटिट्यूड एंगल तो बताओ, फिर को लैटिट्यूड एंगल। लैटिट्यूड एंगल मतलब कि तुम जहां पर भी खड़े हो अर्थ पे, है ना, वहां पे पोजीशन वेक्टर बना लो। पोजीशन वेक्टर कहां से बनाओगे, सेंटर से ही बनाओगे। तो सेंटर से लेके अर्थ तक, मतलब तुम जहां पे खड़े हो उस जगह तक पोजीशन वेक्टर बना लो। उस पोजीशन वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इक्वेटर वाले प्लेन के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल।
और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है, मतलब पोजीशन वेक्टर ने वर्टिकल लाइन मतलब पोल वाले एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको बोला जाता है कोलैटिट्यूड एंगल। तो फाई तुम्हारा कोलैटिट्यूड एंगल है, क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन होगा, या तो लैटिट्यूड एंगल मेंशन होगा या तो कोलैटिट्यूड। दोनों में कितने का फर्क है, दोनों का एडिशन 90 होता है, एक 30 दूसरा 60, एक 20 दूसरा 70, इस तरह से। तो कोलैटिट्यूड एंगल फाई अगर है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है GS 1 ओमेगा स्क्वायर R साइन स्क्वायर फाई। ओमेगा इज अर्थ का रोटेशन का घूमने का ओमेगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो उसको। R इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और फाई हर जगह पे क्या होगा, अलग अलग होगा। हर कंट्री का फाई है ना क्या होता है, अलग अलग होता है। फाई मतलब क्या नाम है उसका, कोलैटिट्यूड एंगल। तो आप देखो थोड़ा सा अभी इसमें रिसर्च करते हैं, कुछ स्पेशल केस देखते हैं। हम अगर पोल पे चले जाए डायग्राम के हिसाब से, देखो अगर आप पोल पे चले जाओ तो पोल पे फाई की वैल्यू डायग्राम देखो जरा कितनी होगी। ये पॉइंट अगर पोल पे होता, ये मास पोल पे होता तो फाई जीरो नहीं हो जाता है ना, बिल्कुल जीरो हो जाता सर। तो फाई जीरो हो जाता तो यहाँ पर ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाती, जो GS से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो G इफेक्टिव विल बी GS, सरफेस की जो ग्रेविटी है GS, उतनी ही एग्जैक्ट ग्रेविटी कहाँ पे आ जाती है, पोल पे। मतलब पोल पे ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पोल की ग्रेविटी अच्छी ग्रेविटी है, प्योर ग्रेविटी है, नो करप्शन है ना। पोल पे ग्रेविटी होती है GS, एग्जैक्टली GS। बट पोल के अलावा इधर उधर जाओगे तो आपकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने से कम होगी, ये रहा फैक्टर ओमेगा स्क्वायर R साइन स्क्वायर फाई, इतने से आपकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। इक्वेटर पे आ जाओ सर, इक्वेटर पे फाई देख रहे जरा, इक्वेटर पे फाई 90 हो जाएगा, ध्यान से देख डायग्राम को। इक्वेटर पे फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर 90 इज 1। तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव ग्रेविटी एट द इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होने वाली है, GS माइनस ओमेगा स्क्वायर R। जो सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी है उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू छोड़ी, मतलब ओवरऑल जो ग्रेविटी है वो आपकी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो बहुत ज्यादा रिडक्शन होता है ग्रेविटी में इक्वेटर पे। इक्वेटर की ग्रेविटी मिनिमम, पोल की ग्रेविटी मैक्सिमम, ये आपको याद रखना है। बाकी जगहों पे इंटरमीडिएट ग्रेविटी आती है, ठीक है। दैट इज द इफेक्ट, सिंपली ये फॉर्मूला याद करो, कुछ नहीं है और इसमें फुल टाइम पास, ठीक है। तो एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम पास के लिए, देखने के लिए आपको कैसा होता है क्या नहीं होता है। आइए, तो ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस ओमेगा। तो ओमेगा निकालना नहीं, इसमें दिया है ओमेगा को ओमेगा करके ही दिया है। एन ऑब्जेक्ट वेड बाय स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द सेम रीडिंग एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे रीडिंग कौन सी आती है रे बेटा, इक्वेटर पे तो प्योर ग्रेविटी होती है GS वाली, तो अच्छी प्योर रीडिंग आई है मतलब, है ना। एज दैट ऑफ द हाइट अबाउ द हाइट h अबाउ द पोल्स वैल्यू ऑफ h विल बी, है कि नहीं। सॉरी इक्वेटर पे बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। इक्वेटर पे मिनिमम ग्रेविटी आती है, पोल पे प्योर ग्रेविटी आती है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार पॉज करके पढ़ लो, तब तक मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूं। अब ध्यान से देखो क्या बोला है इसमें कि ऑब्जेक्ट वेड बाय स्प्रिंग बैलेंस गिव्स रीडिंग ऑन इक्वेटर। तो इक्वेटर पे रीडिंग कितनी आती है बेटा, इक्वेटर पे रीडिंग मतलब क्या आते है ना, रीडिंग मतलब होता क्या है कि नहीं। रीडिंग मतलब वेट की रीडिंग मतलब mg, है कि नहीं। तो m तो मास तो कहीं भी रखो, इक्वेटर पे रखो, पोल पे रखो, घर में रखो, पानी के अंदर रखो, चांद पे रखो, मास तो m ही होता है। तो रीडिंग में डिफरेंस जो भी आ रहा है, रीडिंग का जो भी विषय हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। तो हमें इतना यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, इक्वेटर एट अ हाइट h अबाउ द पोल्स एंड द सेम रीडिंग एट द इक्वेटर एट h, स्प्रिंग बैलेंस गिव द सेम रीडिंग एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे ग्रेविटी की रीडिंग क्या होती है, सबको पता है, GS माइनस ओमेगा स्क्वायर R, मिनिमम वैली ग्रेविटी अपनी इक्वेटर की ग्रेविटी। और ये किसके बराबर है बोल रहा है, एट हाइट h अबाउ द पोल्स। पोल्स पे कितनी ग्रेविटी होती है, GS, है ना। वो तो पोल तो अर्थ का सरफेस है, पोल से भी ऊपर जाना है, हाइट h ऊपर जाना है। हाइट h की तो हमें पता है, पोल से अगर ऊपर जाएंगे हाइट h तो क्या फॉर्मूला है, GS 1 माइनस 2h बाय R। सर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब h बहुत छोटा है, होने दो नहीं यार, करने चुपचाप। तो GS 1 माइनस 2h बाय R, ये फॉर्मूला को हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे GS कट जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर R माइनस में इज इक्वल टू GS माइनस में 2h बाय R। GS यहाँ मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो कट जाएगा, आपको दिखेगा। उसके बाद माइनस माइनस भी आप काट सकते हैं, तो ये प्लस प्लस हो गया। क्या निकालना है यार इसमें, क्या निकालना है भाई, वैल्यू ऑफ h निकालना है, h निकालना है। तो यहाँ पे आप जो है इसको इधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2GS, ये यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कुछ तो विषय ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2GS, ये h की वैल्यू यहाँ पे मेरे को दिख रही है। यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, मेरे ख्याल से ये रही, और क्या मैंने मक्खी भाग मक्खी यहाँ से। तो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2G, यहाँ पे ये आंसर आपका आता है, सही है ना। देख लो यार कैलकुलेशंस कभी कभी मैं इधर उधर कर देता हूँ, देख लो तरीके आप सीखो किस तरह से जो है क्वेश्चन का मतलब क्या है और इक्वेट किस तरह से कर रहे हैं। तो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2G आपका आंसर यहाँ पे खत्म होता है।
तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट हमने देख लिया। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स, क्वेश्चन भी हमने कर लिया 3 नंबर का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूअर्स इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ आ रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी किस लिए निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी आपको पता हो, अगर नहीं पता हो, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटीग्रेशन से बचने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। सही में इंटीग्रेशन से बचने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है वो, और उससे वर्क डन निकालने में आसानी होती है। एनर्जी कंजर्वेशन से आपको वर्क डन वगैरह निकालने में आसानी होती है। तो आप देखो, अगर 2 मासेस है M1 और M2, है ना, वो ऐसे पकड़ के रखे एक जगह पे किसी ने, है ना। सर पकड़ क्यों रखे? अरे नहीं पकड़े तो चिपक जाएंगे साली। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है? फोर्स है, अट्रैक्शन वाला। उनको फ्री छोड़ दोगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इनको R दूरी पे किसी ने पकड़ के रखा है। R दूरी पे क्या रखा है? दोनों को पकड़ के रखा है ना। तो ऐसे रखा है इनको। अगर पकड़ के रखा है बेटा, तो इस सिस्टम के पास एक एनर्जी होती है। जब भी 2 पॉइंट मासेस M1 M2 R दूरी पे रहते हैं, उनके पास क्या रहती है? एनर्जी रहती है। उस एनर्जी को निकालने का डेरिवेशन लंबा सा है, बड़ा सा है, बहुत कुछ विशेष है उसमें, है ना। इंटरेक्शन एनर्जी वगैरह फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम पेयर के लिए, है ना। किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? इसकी। अरे पेयर की है। किसकी है? पेयर की। एक किसी एक की नहीं है, पेयर की है। जैसे शादी होने के बाद लोग फ्लैट खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं मान लो, तो फ्लैट किसका है? पति का, पत्नी का, है ना। किसके नाम पे ये नहीं पूछ रहा मैं, बट है तो दोनों का ना भाई। पेयर का है वो, उस कपल का है। उस तरह से जो है M1 और M2 दोनों की एनर्जी, कपल की एनर्जी है। तो एनर्जी कितनी है सर? -G M1 M2 बाय R। ये क्या है आपका? एनर्जी है -G M1 M2 बाय R। M1 M2 2 पॉइंट मासेस है जिनके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, जिनकी एनर्जी हम निकाल रहे हैं। R क्या है सर? R इज डिस्टेंस बिटवीन देम। सर माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जब भी होते हैं ना, उनकी एनर्जी हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। ये बिल्कुल याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी इन अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड इज ऑलवेज निगेटिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? ऑलवेज क्या है? अट्रैक्टिव है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी एनर्जी क्या आने वाली है? निगेटिव आने वाली है। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव। अब पढ़ लेना ये सब। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला पेयर के लिए चलता है। सर अगर 3-3 मास हो तो 3 मासेस में कितनी पेयर बनेंगी? क्या बोला? 3 मासेस अगर रखें 1 2 3, तो कितनी पेयर बनेंगी? 3 मासेस में 2 पेयर बनेंगी, 3 पेयर बनेंगी। 1 2 3 में कितनी पेयर बनती है? 1 2 2 3 1 3, 3 पेयर बनती है ना। इस तरह से 3 एनर्जीज आएंगी। तो उसका एक हम छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। ट्रायंगल है ऐसे, ट्रायंगल शेप में वर्टाइसेस पे 3 मास रखे हैं, M1 M2 और M3 एज पर द डायग्राम। 3 पॉइंट मासेस रखे हैं। 3 पॉइंट मासेस में कितनी पेयर बनती है? 3 पेयर बनती है। 3 पेयर की 3 एनर्जी U1 U2 U3, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? U1 प्लस U2 प्लस U3। तो पहले पेयर की एनर्जी U12, दूसरे की U13 और तीसरे की U23। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें बेटा, ये इस तरह से आता है -G M1 M2 बाय R12 वगैरह वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी सिस्टम की हो जाएगी। तो अभी आपको बताता हूं ये पढ़ क्यों रहे साला में। जैसे बोला कि यार पोटेंशियल एनर्जी का करना क्या है जिंदगी में, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमें किस लिए काम आता है? वर्क निकालने के लिए। कौन सा वर्क सर? मान लो किसी बच्चे को लगा कि लेट्स चेंज द लोकेशंस ऑफ दीज पॉइंट्स, तो कंसिडर करो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, डिस्टेंस सारे सेम हो जाएंगे। बच्चा बोला कि यार R R R दूरी पे 3 मास रखे हैं, मैं करूंगा इनका डिस्टेंस डबल, इन मासेस को दूर दूर ले जाऊंगा। इन मासेस को दूर दूर ले जाऊंगा तो इनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा। इंटरेक्शन कम होगा मतलब एनर्जी क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी, है ना, या बढ़ेगी? डिपेंड्स, निगेटिव पॉजिटिव बहुत विषय उसमें। निगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना वगैरह वगैरह। तो एनीवेज निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इस मैं आपको होमवर्क देता हूं। मान लो कि ये 3 मास है M1 M2 M3, तीनों को भी सेम ले लो, सारे M है, ताकि आपका आंसर जल्दी से आ जाए। और डिस्टेंस भी R R R इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसकी साइड अगर डबल करनी है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रखना है, बट 2R साइड वाला, है ना, R की जगह हर कोई 2R, जूम कर दो इसको 2x, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये फाइनल एनर्जी निकालो। और जो एनर्जी क्या पा रहा है, मान लो इनिशियल एनर्जी 50 थी, मान लो ऐसे समझने के लिए, और फाइनल एनर्जी 25, तो एनर्जी कितने से कम हुई? 25 की 50 हुई, सॉरी 50 की 25 हो गई, मतलब एनर्जी कितने से कम हो गई? 25 से ना। तो एनर्जी लॉस हो गई, तो एनर्जी लॉस मतलब वर्क डन। ये बात आप याद रखो। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड डबल कर दी तो बताओ कितना वर्क डन किया। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखें बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन क्यों कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स? सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए। जैसे छोटे ट्रायंगल को हमने जूम करके बड़ा बनाया, इसमें वर्क डन करना पड़ता है, अपने आप थोड़ी होता है, कुछ खर्च करना पड़ेगा तभी तो उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा।
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की एनर्जी इस तरह से निकालते हैं, है ना, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम करोगे तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा दैट इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, अगर तुमने बोला कि सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नहीं निकालना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो एक बात दिमाग में एकदम पैक करके बिठा लो कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना, बराबर उसके इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसीलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जितना होगा उसको निगेटिव साइन लगा दोगे ना तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। इसलिए फॉर्मूला भी देखो, इसका उल्टा है, बराबर UI माइनस UF। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आता है 50 जूल तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा माइनस 50 जूल। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसको आप एक कोई तो निकालो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना इसको कि इस ट्रायंगल का साइज अगर डबल कर दिया ये वाला ट्रायंगल तो कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स का, ये आप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया था, एनर्जी किसकी होती है? पेयर की होती है। किसकी होती है? पेयर की, कपल की, है ना, दो की। अब मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा हूं, पोटेंशियल किसका होता है सर? किसी मास का? नहीं। किसी पेयर का? नहीं। पोटेंशियल होता है बेटा प्लेस का, पॉइंट का, जगह का। जैसे फ्लैट के ओनर, फ्लैट के क्या ओनर कपल हो सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन फ्लैट जो है उसका लोकेशन, उस लोकेशन की वैल्यू, फ्लैट मान लो कि आपका जो है पुणे में फ्लैट है मान लो, है ना, इधर कोंडवा में है हमारे मंदिर के साइड में, तो कोंडवा में आपका फ्लैट है तो वहां पे रेट चल रहा है 2 BHK का 70 लाख, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या कि वो 70 लाख क्या है, उस फ्लैट के ओनर का नाम है, नहीं रहे, उस फ्लैट का नाम है, नहीं रहे, वो फ्लैट जहां पे है उस जगह का रेट है वो। इन द सेम वे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल मैंने बोलते ही क्या बोला, एट अ पॉइंट। पोटेंशियल किसका होता है? पॉइंट का। पहली बात तो समझो। एनर्जी किसकी होती है? पेयर की। पोटेंशियल किसका होता है? पॉइंट का। तो ये बात आप नोट करें यहाँ पे। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात तो पोटेंशियल क्या है सर? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड याद करो, किसी पॉइंट मास के आजू बाजू के क्षेत्र में कितना उसका इन्फ्लुएंस है, ये मेजर करने का तरीका क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। उसी फील्ड स्ट्रेंथ को स्केलर में देखने के लिए हमने क्या किया? इसका यूज किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, कि कोई पॉइंट मास m है, उसके आजू बाजू के क्षेत्र में, है ना, कितना रेट चल रहा है ना, आजू बाजू के क्षेत्र में कितना उसका इन्फ्लुएंस है उस पॉइंट मास का, वो मेजर करना है स्केलर फॉर्म में। दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V। ओके, तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, थोड़ा सा इतना डीप में नहीं बता सकता मैं इस वन शॉट में, बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास एट द लोकेशन बाय F एक्सटर्नल फोर्स, लोकेशन बाय एक्सटर्नल। तो क्या बोला गया, ध्यान से देखो, कोई एक पॉइंट है, मान लो P नाम का पॉइंट है, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में P नाम का पॉइंट है, उस P पॉइंट पे बाहर से 1 किलोग्राम मास को उठा के लेके आना है और वहां पे रखना है, उसमें कितना वर्क डन होगा, उस वर्क डन को क्या बोला जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सिंपल भाषा में वर्क डन इन ब्रिंगिंग युनिट मास, युनिट मास घेऊन यायचंय, कुठून घेऊन यायचंय? इन्फिनिटी वरून. कुठे घेऊन यायचंय? त्या लोकेशनला जिथं तुम्ही पोटेन्शियल काढताय, आणि ते लोकेशन घेऊन येताना काय होईल? घेऊन येताना अपोजिशन होईल इलेक्ट्रिक फील्डमुळे किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमुळे. ते अपोजिशन कव्हर करण्यासाठी कोण आहे आपल्याकडे? एक्सटर्नल फोर्स. ते आपोआप येत नाही, एक्सटर्नल फोर्स त्याला घेऊन येते. तो इन द सेम वे यहाँ पे अपने को देखना है कि आखिरी बार बता रहा हूं, किसी एक पॉइंट पे अगर 1 किलोग्राम मास उठा के लाना है और रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स को बेचारे को कितना वर्डन करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल. तो अभी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, सिंपल बात. कोई मास m है, इस मास m ने जो है चारों तरफ तहलका मचा होगा, चारों तरफ अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाई होगी. तो मास m से जो है r दूरी पे p पॉइंट है. इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक क्या नाम है उसका, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था? gm/r². बट यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है -gm/r. सर फिर से माइनस लिखा. अरे माइनस इसलिए लिखा साले क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? निगेटिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस है. इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब ही पोटेंशियल क्या होने वाला है तुम्हारा? निगेटिव होने वाला है. तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, -gm/r. -gm/r² क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का फॉर्मूला, पॉइंट मास से r दूरी पे. ये gm/r क्या है? -gm/r. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला. उसमें नीचे स्क्वायर होता था, इसमें क्या है? सिर्फ r है और निगेटिव भी है. ये बात भी आपको याद रखनी है. अब देखो ये पोटेंशियल तुमने निकाल लिया तो क्या उखाड़ लिया सर? पोटेंशियल निकाल लिया तो क्या कर लिया? अगर तुम्हें किसी जगह का पोटेंशियल पता है ना, तो उस जगह पे बैठे हुए मास की तुम वैल्यू क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आपको बोलूं कि एक फ्लैट है, एक फ्लैट की कीमत है
1 करोड़ मान लो, एक फ्लैट की कितनी कीमत है 1 करोड़, तो 1 करोड़ क्या है उस फ्लैट का पोटेंशियल है ऐसे मानो। अब उस फ्लैट में एक आदमी आकर रहता है, उस आदमी की कीमत है 2 करोड़ मान लो, आदमी की कीमत है, बिका हुआ आदमी मान लो, चलो तो आदमी की कीमत है 2 करोड़। तो अगर आदमी फ्लैट में जाकर रहने लग जाए तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 3 करोड़, फ्लैट की 1 करोड़, आदमी की 2 करोड़, है कि नहीं। तो आदमी उसमें रहे ना रहे, फ्लैट की कीमत तो 1 करोड़ ही है ना। इन द सेम वे यहां पे पोटेंशियल जो है किसी प्लेस का अगर P है, उस प्लेस पे आके कोई बैठ जाए, कौन बैठ जाएगा, तो इस प्लेस पे आके मान लो, इस प्लेस पे आके मान लो आपका कोई m1 नाम का मास बैठ गया, है ना, m1 मास इस प्लेस पे आया। किस प्लेस पे आया सर, जिसका पोटेंशियल Vp था, अभी निकाला हमने Vp था, Vp उस जगह का पोटेंशियल है जिस जगह पे कौन आके बैठ गया, ये m1 आके बैठ गया। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी m1 के पास, इसका पूरा एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगा m1 इंटू Vp, m1 इंटू क्या हो जाएगा Vp, बिकॉज Vp इज नथिंग बट वर्क डन फॉर यूनिट मास। 1 किलो मास के लिए अगर वर्क डन मतलब एनर्जी Vp लगती है तो m मास के लिए कितना लगेगा m इंटू Vp, ये देख m1 इंटू Vp। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, किसी जगह का पोटेंशियल अगर V है, उस जगह पे अगर m मास आके बैठ गया तो उस मास की एनर्जी कितनी हो जाएगी mv। ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल याद करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। यहां पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाई गई है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड में 2 पॉइंट्स है A और B पॉइंट। कौन से पॉइंट है बेटा, A और B पॉइंट। A और B पॉइंट में क्या करना है अपने को, ये मास पहले A जगह पे रखा था, इस मास ने अपना फ्लैट शिफ्ट कर लिया, बोला 1 BHK से 2 BHK में जाऊंगा। तो M जो है A पॉइंट पे रखा था, उसको उठा के तुमने अगर B पे रख दिया तो क्या उसकी एनर्जी चेंज हुई, बिल्कुल। एनर्जी तो हर जगह की अलग अलग होती है, पोटेंशियल हर जगह का अलग अलग होता है, रेट हर फ्लैट का अलग अलग होता है। तो इन द सेम वे जब ये A पे था तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, अभी बताया था मैंने। अगर कोई मास M V जगह की एरिया V पोटेंशियल के पॉइंट पे रुका हुआ है तो उसकी एनर्जी mv होती है। तो यहाँ पे m मास है, A जो है उस पॉइंट का नाम है, इसका पोटेंशियल VA होगा मान लो VA, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इनिशियल एनर्जी। यहाँ पे जब वो था तो एनर्जी कितनी थी उसके पास mVA, VA इज पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेस। और जब वो फाइनली यहाँ पे आ गया B पॉइंट पे तब एनर्जी कितनी हो जाएगी m इंटू VB। अभी भी मास m ही है, उसका मास थोड़ी कम हुआ है, बट पोटेंशियल चेंज हो गया, B पॉइंट का पोटेंशियल VB है ना। तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ रे। अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी आंसर आ जाएगा, है ना। सर एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से आ गया, अरे आपने आप थोड़ी जाएगा यार, इस m को A पॉइंट से B पॉइंट जाना है ना, तो एक्सटर्नल एजेंट उसको पकड़ेगा और उठा के जो है मूवर्स एंड पैकर्स जैसे होते हैं फ्लैट शिफ्ट कराने में मदद करते हैं। एक्सटर्नल एजेंट आपको A पॉइंट से B पॉइंट ले जाएगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना, मूवर्स पैकर फ्री में काम करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस A टू B, ये जो है आपको क्या करना है, निकालना है इसमें, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इस तरह से उसका फॉर्मूला बनता है। ओके, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक क्योंकि यहाँ पे घंटी बज रही है। तो आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा कौन सा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इनके सारे रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है ग्रेविटेशनल फील्ड इन द हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर, अभी हम देखेंगे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना ग्रेविटेशनल फील्ड था। तो आ जाओ पहले हॉलो स्फीयर पे देखते हैं। हॉलो स्फीयर का जो है बिहेवियर कैसा होता है, पॉइंट मास जैसा होता है फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, ये तो हम जानते ही हैं। तो चाहे आउटसाइड पॉइंट हो चाहे सरफेस पॉइंट हो, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास केप्ट एट सेंटर, है ना। इसीलिए आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली gm/x माइनस के साथ ऑब्वियसली, और सरफेस पे gm/x की जगह r रख देंगे। इन साइड पे क्या होगा, तो आप ध्यान समझो, इन साइड में किसी भी हॉलो स्फीयर के इन साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है कि नहीं। अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होती नहीं है। अगर अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी तो अंदर इधर से उधर ट्रैवल करने में, इनसाइड रीजन में इधर से उधर ट्रैवल करने में हमें कोई भी वर्क डन खर्च नहीं करना पड़ेगा, और वर्क डन खर्च नहीं हुआ मतलब पोटेंशियल भी चेंज नहीं हुआ। इसीलिए जो है अंदर वाले पॉइंट पे कहीं पर भी आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो पोटेंशियल सरफेस जितना ही आएगा, सरफेस से अंदर आने में कोई वर्क डन खर्च नहीं होता। सरफेस तो जितना वर्क डन था, जितना पोटेंशियल था, उतना ही अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आप सिंपल भाषा में समझो, अगर कोई बाहर वाला पॉइंट है कि नहीं, अगर कोई क्या है बाहर वाला पॉइंट है, तो बाहर वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू आती है gm/x माइनस gm/x, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डायरेक्टली। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसे हमें उसको ट्रीट करना है जैसे कि पॉइंट मास रखा हो सेंटर पे।
सरफेस पे यही x क्या हो जाएगा तुम्हारा r हो जाएगा, तो माइनस जी एम बाई आर आंसर आ जाएगा। इनसाइड पॉइंट पे भी वही कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल जो है या सेंटर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, माइनस जी एम बाई आर। सेंटर इज ऑल्सो इनसाइड पॉइंट, एनी इनसाइड पॉइंट यू टेक पोटेंशियल उसका होने वाला है सरफेस जितना, मतलब माइनस जी एम बाई आर, और आउटसाइड पॉइंट के लिए माइनस जी एम बाई एक्स। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। आ जाओ सॉलिड स्फीयर पे। सॉलिड स्फीयर मतलब हमारी पृथ्वी जैसा है, तो सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल क्या है बेटा, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल बाहर के पॉइंट के लिए मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, वही है। बाहर के पॉइंट के लिए तो टेंशन नहीं लेने का, यही फॉर्मूला है, माइनस जी एम बाई एक्स, है ना। बाहर के पॉइंट्स के लिए माइनस जी एम बाई एक्स, यही फॉर्मूला है। और x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सरफेस पे क्या आएगा, माइनस जी एम बाई आर आ जाएगा, दैट इज ओके। बट अंदर इस बार सॉलिड स्फीयर के अंदर इस बार जो है आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो अंदर भी पोटेंशियल अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होगा। सरफेस से सेंटर तक आने तक जो है पोटेंशियल कंटिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा। तो अंदर एक सेंटर से x दूरी पे अंदर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये कोई आपका पॉइंट है जो सेंटर से x दूरी पे है, उस पॉइंट पे जो है कितना पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल, उसके लिए गंदा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही ये फॉर्मूला है, इतना ही गंदा है, याद रखना पड़ेगा। तो x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बाकी सब आप देख सकते हैं फॉर्मूला में, m तो मास है, r तो रेडियस है, वगैरह वगैरह वगैरह। दैट इज द थिंग हियर। अब देखो इसमें अगर आप x की वैल्यू जीरो कर दो ना, क्या कर दो बेटा, x की वैल्यू अगर आप जीरो कर दो इसमें, मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर पे पोटेंशियल कितना है सर, है ना, सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ पे देखो जीरो कर दोगे तो कितना आएगा, 3/2 जी एम बाई आर, 3/2 ऑफ जी एम बाई आर। जी एम बाई आर तो सरफेस का पोटेंशियल है, तो सरफेस के पोटेंशियल से 1.5 गुना ज्यादा। तो दिस इज द पोटेंशियल, सेंटर का पोटेंशियल जो है सरफेस के पोटेंशियल से 3/2 टाइम्स है। ये आपको रिजल्ट टिप्स पे रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम ग्राफ्स डिस्कस करते हैं। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पोटेंशियल क्योंकि निगेटिव में है, तो ग्राफ्स तुम्हारे कौन से क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, एक्स तो पॉजिटिव में तुम्हारा डिस्टेंस अब रेडियली आउटवर्ड, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बन रहे हैं पोटेंशियल के। तो अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल का जो ग्राफ है होलोस्फीयर का, वो इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल मतलब हाइट चेंज नहीं हो रही है ग्राफ की, पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट यहाँ पे, लेकिन इतने रीजन में पोटेंशियल आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अंदर की है ना। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है। कितना है सर कांस्टेंट पोटेंशियल, सरफेस जितना, मतलब माइनस जी एम बाई आर। उसके बाद जितना दूर जाओगे उतना पोटेंशियल कम कम होता जाएगा वैल्यू में, और जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसके बाद जो है पोटेंशियल आपका v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम बाई एक्स फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। आउटसाइड पॉइंट मतलब द रीजन अबव दिस पॉइंट, सॉरी अहेड ऑफ दिस पॉइंट, x इज इक्वल टू r के बाद जो है मतलब आउटसाइड एंट्री हो गया अपनी, है ना, आउटसाइड चले गए हम। तो आउटसाइड में तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस जी एम बाई एक्स के अनुसार। तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ आपको देखना है। उसके बाद आप देखो, ये आपका जो है सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है यहाँ पर, है ना। सॉलिड स्फीयर में क्या सीन है सर, बाहर का ग्राफ तो सेम ही आएगा सर, बाहर का जो ये ग्राफ है ऐसा इधर सेम ही आएगा, बट अंदर इस बार क्या होगा, अंदर तो गंदा सा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा अंदर, तो बेटा ये देखो अंदर जो है माइनस जी एम बाई आर क्यूब 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन बाहर की तरफ है कि नहीं। तो सॉलिड स्फीयर में इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये नीला वाला ग्राफ आपको दिखेगा, है कि नहीं। सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, 3/2 टाइम्स द सरफेस पोटेंशियल, तो 3/2 टाइम्स सरफेस पोटेंशियल, और जैसे ही हम सरफेस पे आएंगे मतलब x इज इक्वल टू r पे आएंगे तो आपका ये सरफेस पोटेंशियल जिसकी वैल्यू माइनस जी एम बाई आर है। तो इस तरह से ये ग्राफ आपको याद ही रखना है। इस ग्राफ में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आपको ऑप्शन देख के ग्राफ का नेचर आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे पोटेंशियल के हिसाब से। एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार है हमारा, तो ये क्वेश्चन पे आप देखिए, क्वेश्चन को आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है मुझे ये, ठीक है, हाँ आप देख सकते हैं शायद। तो फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ मास कैपिटल m है उसका, और रेडियस कितनी है, कैपिटल r है। तो आ जाओ बेटा, ये तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है कि नहीं, है ना, सॉलिड स्फीयर है आपका, इसका मास कितना है, कैपिटल m, और इसकी रेडियस कितनी बताई गई है, तो कैपिटल r, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल r। उसमें से क्या कर दिया, एक r/2 रेडियस का स्फीयर कट कर दिया, तो ये जो हॉलो जगह है इसका रेडियस कितना है बेटा, r/2 है। ये रेडियस कितना है आपका, r/2, मतलब आधा रेडियस का बराबर स्फीयर उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया इसमें से, ओके। उसके बाद सब कुछ दिया है अपने को, पोटेंशियल इज टेकन इन्फिनिटी पे 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल कम होगा, बहुत दूर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, पोटेंशियल होगा ही नहीं। तो इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 होता है, ये देने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों दिया है। तो आपने क्या निकालना है, पता नहीं क्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या निकालना है वो दिया ही नहीं, सॉरी टू बी, जो भी है इसका कारण। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो सेंटर का पोटेंशियल टाइम पास के लिए अपन निकाल लेते हैं, कितना आएगा।
सर सेंटर का पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे पता है सर, 3/2 टाइम्स वीएस। अरे वो कौन से स्फीयर में होता है? सॉलिड स्फीयर में। सॉलिड स्फीयर है क्या? सॉलिड स्फीयर नहीं है ना, सॉलिड स्फीयर में से कुछ पार्ट निकाला हुआ है, कंपोजिट स्फीयर है, रिमूव्ड पार्ट है कुछ इसमें से। कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले? सिंपल है यार। इसको इमेजिन करो कि ये जो स्फीयर है जो निकल चुका है यहाँ से, जो स्फीयर यहाँ से क्या हो चुका है? निकल चुका है, उसके लिए ये पॉइंट कैसा है? सरफेस पॉइंट है। और जो ओरिजिनल बड़ा स्फीयर है, ओरिजिनल बड़ा पूरा भरा हुआ स्फीयर है ना, उसके लिए पॉइंट कैसा है? सेंटर पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे देखता हूं, देखने का नजरिया मेरा बदलता हूं। मैं बोलता हूं कि यार एक भरा हुआ स्फीयर है, पूरा सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर का पोटेंशियल है V1। कितना पोटेंशियल है? V1। उसमें से मैं पोटेंशियल हटा देता हूं छोटू स्फीयर का। छोटू स्फीयर का कौन सा पॉइंट सर? सेंटर नहीं, ये छोटू स्फीयर जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका सेंटर थोड़ी है, उसका तो ये सरफेस वाला पॉइंट है ना, तो उसका सरफेस वाला पॉइंट, इसका पोटेंशियल मैं V2 बोलता हूँ। तो V1 में से V2 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? V1 मतलब कंप्लीट स्फीयर का पोटेंशियल, उसमें से रिमूव्ड पार्ट का पोटेंशियल हटा लूंगा तो बचेगा इसका पोटेंशियल, मतलब इस डायग्राम के सेंटर का पोटेंशियल। तो V1 V2 निकालना काफी आसान है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड। तो ये सॉलिड स्फीयर है वो जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका रेडियस r है और मास m है। इससे छोटा सा स्फीयर क्या किया उन्होंने? क्या कर दिया है? निकाल लिया है। अब सोचो आप, इसका रेडियस अगर r/2 है बेटा, छोटे वालों का रिमूव्ड पोर्शन का रेडियस r/2 है, तो वॉल्यूम कितना होगा? सोचने वाली बात है। वॉल्यूम तो 4/3 पाई r³ के प्रोपोर्शनल होता है। इसका वॉल्यूम v है और रेडियस r है। अगर रेडियस आधी हो चुकी है तो क्यूब के हिसाब से वॉल्यूम v/8 हो जाएगा रिमूव्ड पोर्शन का, है ना, बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो रेडियस अगर r/2 हो गई तो वॉल्यूम v/8 हो जाएगा। तो वॉल्यूम v/8 हो गया बेटा, है ना। अब समझने की बात है, इसका मास m है, वॉल्यूम v/8 है, तो इसका मास जो है m/8 हो जाएगा छोटे वाले का। वॉल्यूम अगर 8 गुना कम है तो मास भी 8 गुना कम, क्योंकि मटेरियल सेम है, डेंसिटी सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो मास तुम्हारा m/8 यहाँ पे हो जाएगा। अब V1 V2 निकालने का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। V1 क्या है आइए देखिए, V1 क्या है बेटा? V1 तो इस डायग्राम में सेंटर का पोटेंशियल है। सेंटर का पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला मैं बक चुका हूँ, 3/2 टाइम सरफेस पोटेंशियल विच इज Gm/r²। r² आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, r² तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है, पोटेंशियल लिख रहे हैं तो निगेटिव के साथ लिखना है, -3/2 Gm/r। ये V1 आ चुका है मेरा। V2 क्या है बेटा? इस वाले स्फीयर का ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट है? नहीं, सरफेस वाला पॉइंट है। तो सरफेस का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? तो V2 का क्या आ जाएगा? -Gm। m इसका मास कितना है? m/8 है सर। और इसकी रेडियस कितनी है? अरे रेडियस तो r/2 है सर। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इसमें? अब देखो -Gm/4r आ रहा है ना। तो V1 एक साइड है और V2 एक साइड है। हमें V1 से V2 घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा V1 - V2 करना है। V1 की वैल्यू है -3/2 Gm/r, माइनस ये माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Gm/4r। तो Gm/r अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ तो ब्रैकेट में ये -3/2 प्लस 1/4, तो मेरे ख्याल से ये बचने वाला है आपका, इसको दुगना कर दो, -6 + 1 + 2, तो -6, ये कितना आ रहा है देखो यार, Gm/r। अगर इसका LCM ले लेते हैं यहाँ पे बचेगा -6 + 1 और ये कॉमन आ जाएगा 4 नीचे, है कि नहीं। तो 5/4 आ रहा है, तो दिस इज योर 5/4 Gm/r। ओके, तो इस तरह से आपको इसको करना था। माइनस के साथ आ रहा है ऑब्वियसली, -5/4 Gm/r। ये इसका क्या आ रहा है आपका? पोटेंशियल आ रहा है सेंटर का। ओके, तो इस तरह से इसको अपने को प्रोसीड करना था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप देख लेना, जैसे मैंने बोला फास्ट में करता हूँ मैं, इधर उधर हो गया तो देख लेना, प्रोसीजर पे आप ध्यान दो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने निपटा लिया। तो किस तरह से जो है कंपोजिट सिस्टम में क्वेश्चंस को करना है, इंडिविजुअल स्फीयर्स के पोटेंशियल को निकाल के फिर उनको डील करना है। ये क्वेश्चन होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बनाया हूँ टाइम पास के लिए, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो हम देखते हैं कि इसका मास m है और रेडियस r है। ये एक प्लैनेट है, अर्थ है मान लो। इस प्लैनेट को क्या है, प्लैनेट से r दूरी ऊपर, मतलब जैसे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर अगर रेडियस r है तो हाइट भी कितनी है यहाँ पे? r है, उतनी हाइट ऊपर, रेडियस जितनी हाइट ऊपर से एक प्राणी, कौन सा प्राणी हो सकता है? उसको देख के क्या लग रहा है? चूहा है? चूहा नहीं है, ससा ही, रैबिट है।
रैबिट जो है 6400 किलोमीटर ऊपर से कूद रहा है मतलब ड्रॉप हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे मत पूछो, बस कूद रहा है। तो यहाँ से कूद रहा है ऐसे, तो जब वो इतने ऊपर से कूदेगा सरफेस पे आएगा अर्थ की, तो क्या होगा, मर जाएगा, जो भी हो गया देख लेंगे। बट जब वो आएगा सरफेस पे तो उसकी स्पीड क्या होगी हमें देखना है। सर ये मुझे आता है सर, मैंने पढ़ा है कि किसी चीज को अगर h हाइट से नीचे गिराते हैं तो सरफेस पे जब हिट करती है तो स्पीड होती है √2gh। अरे बेटा वो तो इस एजम्पशन के साथ था कि h हाइट वेरी स्मॉल है और ग्रेविटी की g वैल्यू जो है कांस्टेंट है। उस एजम्पशन में काइनेमेटिक्स में पढ़ा था हमने। यहाँ पे जो है हाइट बहुत बड़ी है, ग्रेविटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, है कि नहीं, छोटी मोटी हाइट है नहीं है, तो यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा। यहाँ पे नॉर्मल एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए इसको करते हैं। तो अब देखो इनिशियली जब ये प्राणी यहाँ से गिरा तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटा, 0 थी। इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, 0 थी। अगर इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, 0 है, अगर इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो भी 0 होगी सर, बिल्कुल 0 होगी। तो इस प्राणी की टोटल इनिशियल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ये क्या किया सर आपने, मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, एनर्जी लॉस करने वाला कोई कल्प्रिट यहाँ पे है नहीं। तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी कर रहा हूँ। इनिशियल टोटल एनर्जी में 2 प्रकार है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी में जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है, जो इनिशियल क्या है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, उसको मैं लिख सकता हूँ 0, क्योंकि इनिशियली ससे के पास, खरगोश के पास स्पीड ही नहीं थी, उसको ड्रॉप किया गया वहां से। पर पोटेंशियल एनर्जी है क्या, हाँ है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। कोई चीज m मास कोई अगर ऐसी जगह पे रखा है जिसका पोटेंशियल v है तो एनर्जी हो जाती है mv, है ना, mv। तो आप समझो कि मास तो m है हमारे ससे का, वो जिस जगह पे खड़ा है उस जगह का पोटेंशियल, ये जो पॉइंट है स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, तो पोटेंशियल लिखना हमें आता है। आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखेगा साली बोल, -gm/x। इन द सेम वे यहाँ पर लिखूंगा -gm। m किसका है रे, m अब अर्थ का, अर्थ की वजह से पोटेंशियल आ रहा है ना, तो अर्थ का m मास यहाँ पे अपन लिखने वाले, ठीक है। तो ये आपका gm/x, x तो सेंटर से दूरी होती है, सेंटर से कितनी दूरी होगी, ये ऑलरेडी r है ऊपर और हाइट r है, तो सेंटर से दूरी 2r यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी आ चुकी है। तो कैसे निकाली एनर्जी, मास इनटू पोटेंशियल ऑफ द प्लेस गिव्स यू एनर्जी ऑफ दैट मास केप्ट एट दैट प्लेस। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हमें निकालनी है सर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v तो निकालना है, उसी के लिए चल रहा है सब, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली जो है क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, वो तो सरफेस पे आएगा। सरफेस पे पोटेंशियल 0 होता है क्या, पागल है क्या, सरफेस पे पोटेंशियल होता है gm/r, 0 कहाँ होता है। तो मास उसका m लिख दिया, जब वो सरफेस पे आ जाएगा सरफेस का पोटेंशियल -gm/r। तो इसको आप इधर उधर सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको v मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m कैपिटल M। दैट इज हाउ यू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। फिर से बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, यू डू दिस ऑन योर ओन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह के आपके एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे अगर आपको ये पता हो कि हाउ टू राइट पोटेंशियल एनर्जी। हाउ टू राइट पोटेंशियल एनर्जी, मास m इनटू पोटेंशियल ऑफ द प्लेस वेयर द मास इज एट द मोमेंट। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी मास की निकाल सकते हैं। लेट्स प्रोसीड। एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या है बेटा, एस्केप वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी, ये अर्थ है मान लो अपनी, है ना, दिख रही है आपको प्यारी प्यारी अर्थ, है कि नहीं। ये जो अर्थ है अपनी, इसको घुमा भी सकते हैं हम लोग ऐसे पकड़ के। तो ये जो अर्थ है इसको छोटा कर देते हैं पहले, तो छोटा हो जा भाई, अर्थ नहीं हो रही है यार छोटे, ठीक है। एनीवेज जो भी है, ये अपनी अर्थ है। अर्थ के सरफेस से, अर्थ का सरफेस है मान लो, ये समंदर है, यहां से किसी ने किसी चीज को फेंक दिया v स्पीड के साथ, एस्केप वेलोसिटी के साथ, तो वो चीज कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आएगी। ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं, एस्केप स्पीड। अगर आपने छोटी मोटी स्पीड रखी, ज्यादा फास्ट नहीं फेंका उसको, तो क्या हो सकता है, वो ऐसे गिरेगा, वापस आके गिर जाएगा। ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि ग्रेविटी उसको वापस बुला लेगी, एक हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक वापस आ जाएगा। बहुत जोर से फेंक दिया तो बहुत दूर जाएगा, लेकिन वापस तो आ जाएगा अर्थ पे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। बट अगर आपने भाई साहब बेसबॉल की तरह एकदम इतनी जोर से फेंक दिया उसको, इतनी जोर से फेंक दिया कि वो वापस आया ही नहीं, मतलब उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसा हो गया बेटा, अरे गया 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 गया, फिर कभी वापस आया ही नहीं। तो उस स्पीड को, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू थ्रो द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द अर्थ सो दैट इट नेवर रिटर्न्स, उस स्पीड को, मिनिमम स्पीड को क्या बोलते हैं, एस्केप स्पीड। उससे भी ज्यादा तेजी से फेंका तो और दूर चला जाएगा, पता नहीं दूसरे प्लेनेट को जाके फोड़ देगा।
तो मिनिमम स्पीड कितनी तो होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो जाएगा क्या, 10 मीटर पर सेकंड से क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्केप स्पीड किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ऐसी स्पीड जिससे अगर आप किसी चीज को अर्थ के सरफेस से फेंक दो तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगी, ग्रेविटेशनल पुल भी उसको वापस नहीं बुला पाएगा। उस स्पीड को हमें क्या बोलना है, एस्केप स्पीड बोलना है कि नहीं। तो ये आपकी एस्केप स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। तो आ जाओ एस्केप स्पीड के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है, √2gm/r, है ना। एस्केप स्पीड में जो मास m लिखा है ये प्लैनेट का मास है। किसका मास है, प्लैनेट का। तो हमारी अर्थ की एस्केप स्पीड कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हमारी अर्थ से फेंक देंगे, इट विल नेवर कम बैक। सर ऑब्जेक्ट का मास मैटर करता है क्या, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से आपने एक बॉल फेंक दिया, क्रिकेट बॉल, वो वापस नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से आपने क्रिकेट स्टेडियम फेंक दिया पूरा, वो भी वापस नहीं आएगा। तो 11.2 इस स्पीड से कुछ भी फेंको, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, चाहे बॉल फेंको, चाहे कोई बनी फेंको, चाहे कोई गेंडा फेंको, कुछ भी फेंको, वो कभी वापस नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इट इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की प्रॉपर्टी है वो। उसके बाद इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं ना, 30 डिग्री फेंका, 60 डिग्री फेंका, कितने भी एंगल पे फेंक, वो गया मतलब गया, इतनी स्पीड उसके पास है तो वो पक्का जाएगा, वापस नहीं आएगा। ओके, तो ये आपकी एस्केप स्पीड की कॉन्सेप्ट है, उसको आपको याद रखना है। एस्केप स्पीड कैसे निकाली सर आपने, कुछ नहीं, एनर्जी जीरो करके निकाली। एनर्जी जीरो करके मतलब कैसे, जैसे कि यहां पे जब वो ऑब्जेक्ट रखा था सरफेस पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी रे, m इंटू पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, मास ऑब्जेक्ट का और पोटेंशियल उस प्लेस का, उतनी एनर्जी थी। निगेटिव में थी सर, है ना, सबको पता है पोटेंशियल निगेटिव में होता है, निगेटिव में थी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास -30 एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, -30, तो मैं उसको कितनी एनर्जी दूं कि उसकी एनर्जी जीरो हो जाए। एनर्जी जीरो क्यों करनी है, एनर्जी जीरो मतलब अर्थ से संबंध खत्म, अर्थ ग्रेविटेशनल एनर्जी है ना। एनर्जी जीरो मतलब अर्थ से संबंध खत्म, मतलब अर्थ में वापस नहीं आने का, जाने का दूर। तो अगर -30 किसी के पास ऑलरेडी एनर्जी है, मैं उसको +30 दे दूं तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, समझ रहे हो। तो जो जितनी एनर्जी इसके पास निगेटिव में है, उतनी ही मैं क्या करूंगा, हाफ mv² के फॉर्म में, पॉजिटिव में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दूंगा, निकल जाएगा। उससे फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला आप याद रखें। आ गया फॉर्मूला, ये रहा, √2gm/r, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है आपके लिए है, √2gm/r। तो ये आपको याद रखना है एस्केप स्पीड के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वी आर नाउ गेटिंग इनटू दिस सैटेलाइट मोशन थिंग, है ना। सैटेलाइट मोशन पे हम थोड़ी सी चर्चा करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सैटेलाइट मोशन में क्या होता है, ये अर्थ हम देख सकते हैं, अर्थ की रेडियस कैपिटल R है ना। अर्थ के सेंटर से स्मॉल r ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट होते हैं ना, पता है ना आपको। तो सैटेलाइट कहाँ रिवॉल्व करते हैं, सरफेस पे नहीं यार, बहुत दूर रिवॉल्व करते हैं। तो आप देखो इस सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है अर्थ के सेंटर से, स्मॉल r है, कितना है बेटा, स्मॉल r, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज स्मॉल r, ऑर्बिट की रेडियस स्मॉल r है। और स्मॉल r को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R + h, है ना। यहाँ तक कैपिटल R है और अर्थ के ऊपर हाइट कितनी है, h, तो R + h हो जाएगा स्मॉल r। तो ये सब अपने डायग्राम में दिख रहा है। अब इस सैटेलाइट जो घूम रहा है, इसकी स्पीड होती है कुछ, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी स्पीड v है। तो फिर से वही करना है हमें, कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r। तो ऑर्बिटल स्पीड को मैं अगर v0 बोल दूं, मास को m बोल दूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv02/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहां से रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मास m। अर्थ को पॉइंट मास मानो, सेंटर पे रखा हुआ, उसका बिहेवियर वैसा ही होता है आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, ये आएगा। अब देखो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला इस तरह से आता है, √gm/r। सर अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, √2gm/r इसके स्पीड का, वो उसमें r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ था, इसमें r मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। बिल्कुल याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये r मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। और vo मतलब क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो जो सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है उसकी स्पीड होगी ना ऑर्बिट में कुछ घूमने की, तो v0 स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर टाइम पीरियड भी होगा सैटेलाइट का, कितने घंटे में सैटेलाइट एक चक्कर कंप्लीट करता है। अर्थ का एक सैटेलाइट बताओ, मून बेटा, मून का टाइम पीरियड पता है क्या, नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, छोड़ो। तो ये कोई सैटेलाइट है, इसका क्या करना है हमें, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेगा टाइम। एक चक्कर का डिस्टेंस कितना होता है, 2πr सर्कम्फरेंस, एक चक्कर का टाइम पीरियड होता है ना। तो ये सब करोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से आपको जो है वैल्यू डालोगे स्पीड की वगैरह, तो ये रिलेशन मिलेगा, टाइम का रिलेशन मिलेगा, 2πr⁵ √gm, गंदा सा रिलेशन है।
इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये चीज याद रखनी है, यही आपका केपलर्स थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है सर? कोई सैटेलाइट जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड होगा ना, दैट इज योर टी। वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है मतलब उसकी रेडियस भी होगी, तो रेडियस उसकी क्या है? आर है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना। तो ये आपको यहाँ पे रिलेशन याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है उसकी एनर्जी भी होगी काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट को क्या बोला है? ऑर्बिटल स्पीड बोला है, जिसका फॉर्मूला अभी निकाला था। कितना निकाला था? √gm/r। ये देखना, ऑर्बिटल स्पीड का √gm/r। तो हाफ mv² के हिसाब से इसको लगा देंगे तो एनर्जी आ जाएगी gmm/2r। कैपिटल एम प्लैनेट का मास है, स्मॉल एम किसका मास है? सैटेलाइट का मास है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? gmm/2r। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेगा? जिस हाइट पे, जिस जगह पे सैटेलाइट घूम रहा है उस जगह का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय सैटेलाइट का मास। सैटेलाइट का मास m और पोटेंशियल ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट सब इक्विडिस्टेंट है r दूरी पे, वो सब करोगे आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। इसको बिल्कुल याद रखो आप, -gmm/r ये पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों एनर्जी को ऐड करोगे क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स टोटल एनर्जी मिलेगी। तो टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करो, एक निगेटिव में एक प्लस में, तो अल्टीमेटली निगेटिव में बचता है -gmm/2r। ये आपकी टोटल एनर्जी बचेगी। टोटल एनर्जी निगेटिव में बची है, इसीलिए तो सैटेलाइट कंटिन्यूज टू मूव अबाउट द अर्थ। अगर टोटल एनर्जी उसकी जीरो या पॉजिटिव में होती तो अर्थ से उसका कोई संबंध नहीं होता, वो स्केप कर जाता। तो अभी इसकी इतनी एनर्जी है, इतना कर्जा है बेचारे पे, इसलिए अर्थ के अबाउट घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ रिलेशंस हैं। टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि इसमें भी डिवाइड बाय 2 आ रहा है और काइनेटिक में भी डिवाइड बाय 2 है। माइनस का डिफरेंस है इसलिए मॉड लिया है मैंने यहाँ पे, और ये दोनों इक्वल जो होते हैं u/2 के बराबर होते हैं। u इज पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखो बाइंडिंग एनर्जी करके एक टर्म होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होता, बाइंडिंग एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू सैटेलाइट टू फ्री इट। फ्री करना मतलब उसकी एनर्जी जीरो करना। अगर मैं बोलूँ किसी सैटेलाइट की एनर्जी है -15 जूल, तो उसको कितनी एनर्जी दूं मैं ताकि आंसर जीरो आ जाए? +15 दोगे ना, है कि नहीं? मतलब मैग्नीट्यूड में तो -15 +15 सेम ही हो गए। एक -15 है, उसको दिया वो +15 है। तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होता। बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी का निगेटिव कर दो। टोटल एनर्जी अगर -15 है तो उसको फिर निगेटिव लगा दो, +15 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? एनर्जी जीरो होने में हेल्प होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? -gmm/2r। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? +gmm/2r। तो याद रखने वाली बात है, सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक स्पेशल प्रकार का सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होता है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? सिंपल सा एग्जांपल, मान लो इंडिया ने कोई सैटेलाइट भेजा। इंडिया ने क्या भेजा? कोई सैटेलाइट भेजा। तो इंडिया क्या चाहता है कि मैंने जो सैटेलाइट भेजा, इंडिया एक कंट्री है पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी घूमती है, तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल पोर्शन है, इंडिया भी घूमता है पृथ्वी के साथ ऐसे गोल गोल। तो जो इंडिया ने जो सैटेलाइट भेजा, तो इंडिया चाहेगा कि हमारा सैटेलाइट हमारी कंट्री के ऊपर ही रहे, है कि नहीं? पता चला सारा सैटेलाइट दूसरी तरफ चला गया, चाइना में चला गया, उड़ा दिया चाइना वालों ने। ऐसे थोड़ी होता है। तो हमें ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए, ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए जो अगर एक कंट्री से लॉन्च किया हो तो एक कंट्री के ऊपर ही घूमता रहे। मतलब एक कंट्री जितनी स्पीड से घूम रही है अर्थ की स्पीड से, उतने ही स्पीड से वो सैटेलाइट भी घूमना चाहिए, हमारे साथ साथ ही वो चलना चाहिए। अगर वो बहुत स्लो सैटेलाइट है तो अर्थ रिवॉल्यूशन करेगी, तब तक साला वो आधा ही रिवॉल्यूशन करेगा, दूसरी कोई कंट्री के नीचे आ जाएगा, क्या फायदा उसका, है कि नहीं? तो ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड से मैच करता है, जो एक कंट्री के ऊपर ही हमेशा दिखता रहता है, उसको क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। ओके, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा? फिर 24 आवर्स होगा, है ना। अर्थ का टाइम पीरियड 24, मतलब जब अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो कंट्री के ऊपर ऊपर चलेगा, अपने साथ साथ चलेगा बेसिकली। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ कैलकुलेशन करो, तो आपको आएगा 24 आवर्स का टाइम पीरियड अगर लाना है तो हाइट कितनी होनी चाहिए? लगभग 3600 किलोमीटर, मतलब 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। इतनी हाइट पे, 35,600 किलोमीटर हाइट पे अगर सैटेलाइट हम इस्टेब्लिश करें, तब जाके जो है वो अर्थ के साथ साथ अपने रोटेशन कंप्लीट करेगा, ऊपर ऊपर हमें दिखता रहेगा। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डेटा आपको याद रखना है। प्लेस्ड अलोंग इक्वेटोरियल ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट्स में आप लिख सकते हो, आड़ो फेंका, उबो फेंका, तिरपो फेंका, अलग अलग ऑर्बिट में फेंक सकते हो। लेकिन नहीं, अगर उसको एक कंट्री के ऊपर रहना है तो इट इज प्रेफर्ड कि वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अलोंग ही फेंका जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इसका यूज क्या होता है जियो स्टेशनरी का? तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यूज इज वेदर फोरकास्ट, है ना, हवामान अंदाज, वेदर फोरकास्ट, जो कि कभी सही नहीं होता, मतलब ये यूजलेस है सारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
तो आ जाओ बेटा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये आखिरी पोर्शन हमारा बचा है, तो इस पे हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बताया कि किस तरह से जो है प्लैनेट्स किसी स्टार के अबाउट, जैसे कि हमारा अर्थ है वो सन के अबाउट किस तरह से जो है मूव करते हैं। तो लोगों को पहले से मिसकंसेप्शन था कि जो ऑर्बिट होती है प्लैनेट्स की किसी स्टार के अबाउट, वो ऑर्बिट जो होती है वो सर्कुलर होती है। तो केपलर ने पहला लॉ देके ही बता दिया कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्स का शेप आप जानते हो, इस तरह का इलिप्स होता है। किंडर जॉय आपने कभी खाया होगा, किंडर जॉय का जो शेप होता है मोटू सा, दैट इज योर इलिप्स, है कि नहीं। तो इलिप्स का जो शेप है उस तरह का ये जो है आपका ऑर्बिट होता है प्लैनेट्स का। तो केपलर का पहला लॉ बताता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार या अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट सर्कुलर। इलिप्स का जो है क्या बोलते हैं, सच दैट द स्टार और द सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो पहले इलिप्स के बारे में हम जानते हैं। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, सेंटर जैसे दो फोकस होते हैं F1 और F2, और उन दोनों में से एक फोकस पे कौन होता है, आपका स्टार होता है। तो यहाँ पे सन F1 फोकस पे है, और ये जो व्हाइट वाली है वो आपकी क्या है, ऑर्बिट है। दूसरे फोकस पे क्या है, कुछ नहीं है, खाली दूसरा फोकस, एक फोकस पे सन बैठा है। ओके, तो ये इस तरह का, ये प्लैनेट इस तरह के मोशन यहाँ पे परफॉर्म करेगा, इसके अबाउट गोल गोल घूमेगा इस ऑर्बिट में से। सन कहाँ है सर, तो ये रहा ग्रीन वाला आपका सन है। ओके, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है ना। जो सन है, सन के जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, सन के जो सबसे पास वाला पॉइंट है ऑर्बिट का, ये वाला पॉइंट, इसका नाम बेटा है पेरिजी, याद रखो इसको, पेरिजी नाम है इसका। और सन से जो सबसे दूर वाला पॉइंट है उसका नाम है एपोजी। क्या नाम है उसका, एपोजी, है कि नहीं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सिंपल सा केपलर का आपका फर्स्ट लॉ है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए कि सेकंड लॉ क्या बोलता है। सेकंड लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। सेकंड लॉ कमेंट करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी के बारे में। एरियल वेलोसिटी क्या है सर, एरियल कपड़े धोने का एरियल है, कैसा एरियल है। एरियल वेलोसिटी मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये सन है ना, ये पूरा ऑर्बिट है। तो प्लैनेट जो है m मास का ये प्लैनेट है, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 ट्रैवल करता है। तो कितना एरिया वो कवर करता है अबाउट द सन, तो आप देख सकते हो इतना एरिया उसने कवर किया, है ना। पहले इसका रेडियस वेक्टर यहाँ पे था ऐसे पोजीशन 1 पे, फिर रेडियस प्लैनेट के साथ ही घूमती गई घूमती गई घूमती गई घूमती गई घूमती गई घूमती गई, 2 नंबर की पोजीशन पे क्या आ गई, आपकी रेडियस आ गई, है ना। तो यहाँ जब पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आपका प्लैनेट आया तो क्या बोलते हैं, कितना एरिया कवर हुआ, तो ये शेडेड एरिया आप देख सकते हो, इतना एरिया कवर कर लिया इस प्लैनेट ने अबाउट द सन। तो टी टाइम में इतना एरिया कवर हुआ है, तो हर टी टाइम में हमेशा इतना ही एरिया कवर होगा, ये केपलर ने बताया। मतलब अगर 5 मीटर स्क्वायर एरिया 1 सेकंड में कवर हुआ है तो अगले 1 सेकंड में भी कितना होगा, 5 मीटर स्क्वायर ही होगा। एरियल वेलोसिटी क्या रहने वाली है, आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। तो आगे अगर हम बढ़े तो मान लो ये 3 से 4 तक, पोजीशन नंबर 3 से 4 तक फिर से अगर टी टाइम लग रहा है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे इक्वल एरिया हो रहा है क्या, आप देखो जरा, बिल्कुल लग रहा है ना। ये एरिया बड़ा लग रहा है सर, लेकिन ये लेंथ भी बड़ी है ना बेटा, है ना। तो ये दोनों एरिया क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तो ये केपलर का लॉ है कि एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा कौन, प्लैनेट जो घूम रहा है, किसके अबाउट, सन के अबाउट। तो ये यहाँ पर केपलर का लॉ है। तो एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt, जिसकी वैल्यू होती है L/2m। सर L कौन है अभी, L मतलब बेटा एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, जो mvr से हम लिखते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है। मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है, इसलिए एरिया वेलोसिटी क्या है, आपकी कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला आप याद रखें, dA/dt इज L/2m, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है बोल चुका हूं मैं। तो अगर आप देखो एंगुलर मोमेंटम को लिख सकता हूं मैं mvr। तो mvr ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, नीचे 2m है, तो mvr/2m इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेसिकली v इंटू r इज कांस्टेंट, है ना, 2 भी कांस्टेंट है। v इंटू r कांस्टेंट मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब जहां पे रेडियस छोटी होगी, रेडियस मतलब सन से डिस्टेंस, है ना, जो जहां पे वो डिस्टेंस छोटा होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, पेरिजी की एपोजी। पेरिजी वाला जो रीजन है, जो पास वाला रीजन है, वहां पे स्पीड क्या होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, ताकि एरिया फटाफट कवर हो सके, है ना। एरिया छोटा छोटा बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो पेरिजी पे जो है फास्ट मोशन होता है और एपोजी पे स्लो मोशन होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेरिजी का डिस्टेंस कम है और एपोजी का डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी स्पीड। दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड। तो ये 3 लॉ है केपलर के, है ना। इन 3 लॉ के साथ ही हमारा यहाँ पे चैप्टर
लगभग खत्म होता है। एक हाथ क्वेश्चन अगर है तो मैं देखता हूँ। इट्स हाँ, एक छोटा सा और है, थर्ड लॉ है अपने, है ना, 3 लॉ मतलब 2 ही हुए थे शायद, तो थर्ड लॉ है, टाइम पास ही हो चुका है शायद, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ऐसा तो हमने इसमें भी देखा था, किसमें देखा था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऑर्बिटल मोशन में, सैटेलाइट का जो ऑर्बिट सर्कुलर लिया था हमने उसमें भी ऐसा ही था। यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट तो नहीं है, तो ये आर है क्या, है ना, आर क्या है आपको ये आश्चर्य होगा। तो इलिप्स में आर थोड़ी होता है, इलिप्स में तो ए और बी होता है। ए और बी मतलब सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, तो इनका जो एवरेज होता है उसको यहाँ पे आर लिया जाता है। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का एवरेज लेते हैं हम लोग, उसको आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ द इलिप्स कंसिडर करते हैं। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट का, सैटेलाइट मतलब प्लैनेट का रोटेशन करने का स्टार के अबाउट, दैट टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। यहाँ पर हम लोग जो है अपना चैप्टर खत्म करते हैं लगभग। एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा, एक टाइप है पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो बहुत बार पूछा जाता है, तो एक मैं आपसे खुद से बना के आपको दे देता हूँ ये क्वेश्चन। अर्थ के रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने अर्थ ले ली है, छोटी सी अर्थ लेता हूँ थोड़ी सी। इस अर्थ में आप देखें ये सेंटर है, क्या है बेटा, ये आपका अर्थ का सेंटर है ना। अर्थ के सरफेस से कोई चीज को अगर फेंक दिए ऊपर, बहुत जोर से फेंक दिए, तो उसका क्या बोलते हैं, उसमें वर्डन कितना होगा, ये हमें यहाँ पर सोचना है कि नहीं। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं जो आपको नॉर्मल कोर्स में पता होगा, वर्क एनर्जी में आपने पढ़ा होगा, कि ये जो है ये कोई मास m ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैंने h हाइट ऊपर उठा लिया तो वर्डन कितना होगा, mgh, सब जानते हैं h हाइट से कोई मास m को ऊपर उठाया तो कितना वर्डन होता है, mgh। हाँ, इसमें स्कैम है लेकिन याद रखना, ये छोटा मोटा h होता है ना, इसके लिए आंसर आता है mgh, क्योंकि उसके लिए ग्रेविटी का वेरिएशन हम कंसिडर नहीं करते, है ना। छोटी मोटी हाइट्स के लिए ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। सरफेस क्या और हम जहाँ पे खड़े हैं ये हाइट क्या, मैं अभी 3rd फ्लोर पे खड़ा हूँ, क्या है ये सब, मतलब 3rd फ्लोर भी अर्थ के रेडियस के सामने कुछ नहीं है, इट्स एज गुड एज सरफेस ओनली। बट अगर आपने किसी चीज को बहुत ऊंचाई तक लिफ्ट कर दिया, r/2 तक लिफ्ट कर दिया, उस वक्त ग्रेविटी थोड़ी कांस्टेंट रहने वाली है। ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो आंसर mgh नहीं आएगा, कुछ और आएगा। देखो कैसे निकालते हैं अभी। तो कंसिडर अ क्वेश्चन जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा था, पहले अर्थ पे, बहुत अच्छे से अर्थ पे रखा था, अच्छा लगा हमको। इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया तुमने, इतना ऊपर लिफ्ट कर दिया, बाप रे बाप, r/2 हाइट तक। तो ये रेडियस अगर अर्थ का r है, तो आपने जो है इस ऑब्जेक्ट को r/2 हाइट तक जो है क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया है बेटा। कहां तक लिफ्ट कर दिया है, r/2 हाइट तक। 2 ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले ऑब्जेक्ट यहां था, फिर उसको लिफ्ट करके ऊपर तक ले गए, तो इसमें कितना वर्डन खर्च होगा, है ना। नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा, mgh, h की जगह r/2 रख दो। ये फॉर्मूला काम नहीं करता बेटा, mgh वाला। ये काम तब करता है जब g कांस्टेंट हो, जो कि इस केस में बिल्कुल नहीं है ना। हम सरफेस के आसपास की बात नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ ह्यूज हाइट्स, है कि नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। पहले जब ये था इधर भी रेस्ट पे था, और फाइनली भी इसको रेस्ट पे रखा है, तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक तो अच्छी बात है, काइनेटिक एनर्जी से डील नहीं करना है, ओनली डील करना है पोटेंशियल एनर्जी से, है कि नहीं। अब एक चीज आपको याद होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये तो पक्का याद होगा आपको, कितनी चिल्ला चिल्ला के बताया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, है कि नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्डन यहाँ पे खर्च होगा, है ना। तो फाइनल एनर्जी लिखने के लिए मास तो सेम है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मास कॉमन निकालू तो, है ना। क्या पोटेंशियल के बारे में कुछ आप बोल सकते हैं, क्या पोटेंशियल के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, है ना। तो पोटेंशियल के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। फाइनल पोटेंशियल, इस जगह का पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, ये तो आउटसाइड पॉइंट है सर। आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं हम लोग, ये m को m लिख देता हूँ, माइनस gm बाय x, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ये दूरी r है, और ऊपर r/2, तो कितना हो जाएगा टोटल, x इज इक्वल टू 3r/2, है ना। तो 3r/2 ये डिस्टेंस आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे gm अपॉन इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल तो सरफेस है, सरफेस का पोटेंशियल gm बाय r ओनली। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर वर्क डन। दैट इज अ मेथड, मैं आपको मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से जो है आप डायरेक्ट mgh वाले फॉर्मूले ना लगाएं, v इज इक्वल टू √2gh, वो सब फॉर्मूले तब वैलिड थे बेटा जब g कांस्टेंट था। ऐसे केसेस में जिसमें ग्रेविटेशन सिग्निफिकेंट है, आपको पूरा एनर्जी कंजर्वेशन से करना चाहिए। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप PYQ सेक्शन में देख सकते हैं। कैलकुलेशंस बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स रेदर देन इसके कुछ ज़्यादा आपको, मतलब रेदर देन दिस आपको शायद ही मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर मैं चैप्टर फिनिश हो गया, ऐसे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंटली देखा। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।